बीरम खान घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। उसके पीछे पजारों में गुले जाना पिछली सीट पर बैठी थी। मुसल्ला हवारी अगली सीटों पर थे। बीरम खान सोच रहा था, मैंने गुले जाना जैसी लड़की नहीं देखी। यूं तो कितनी ही हसीनाएं नज़रों से गुजरती रही हैं, मगर यह दिल में समा गई है। बरादर ने आज तक मेरी हर जिद पूरी की है। पता नहीं क्यों गुले जाना को वापस बुला रहा है। उसने बड़ा अजीब सा हुक्म दिया है कि मैं लोहे को हाथ ना लगाऊं। भला क्यों ना लगाऊं? यह हुक्म समझ से बाहर है। लेकिन बरादर दिन को रात बोलेगा तो मैं भी रात बोलूंगा। हुक्म समझ में आए या ना आए, मैं अमल करता रहूंगा। वादा फासला तय कर चुका था। शाम का अंधेरा फैलने से पहले यहाँ पहुंचने वाला था। वो बड़े भाई काफूर खान का फर्मा बरदार था, लेकिन गुले जाना के लिए बेचैन हो रहा था। सोच रहा था, बरादर ने इस हसीना को वापस ले लिया तो सीने से दिल बाहर आ जाएगा। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, बरादर के सामने भूखा हड़ताल कर दूंगा। मैंने खाना खत्म करते हुए कहा, खाने आजम, हम दोनों की आदतें एक जैसी हैं। खाने के दौरान खामोश रहते हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम आज आए हो, मगर यूं लगता है जैसे हमारे ही घर और हमारे खानदान के फर्द हो। क्या आराम करोगे? मैं सिर्फ रात को आराम करता हूँ। मिस मर्जीना मेरा इंतजार कर रही होंगी। काफूर खान ने मुलाजिम से कहा, कनीज को बोलो बीबी खानम को खबर दे, मिस्टर अरसलान आ रहे हैं। मैंने मर्जीना के पास जाकर उसे नींद से जगा दिया। वो आंखें खोलकर चंद सेकंड तक खामोशी से छत को तकती रही। वो तनवीमी अमल के मुताबिक भूल गई थी कि रोकी उसके दिमाग में आया था। एक कनीज ने आकर अदब से कहा, बीबी खानम, जनाब अरसलान साहिब आना चाहते हैं। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। सोचने लगी, ओह, मैं कैसे सो गई थी? मैं तो अरसलान का इंतजार कर रही थी। वो कनीज से बोली, मेहमान को यहाँ ले आओ। वो बिस्तर से उठकर अलमारी के पास गई, अपनी पसंद का बेहतरीन लिबास निकाला, फिर बाथरूम में चली गई। मैं कनीज के पीछे चलता हुआ उसकी ख्वाबगाह में आया। कनीज ने कहा, आप तशरीफ रखें, बीबी खानम अभी आएंगी। मैं एक आरामदेह सोफे पर बैठकर उसके पिछली जिंदगी के अहम वाक़यात मालूम करने लगा। मुझे इन बहन भाइयों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ गुले जाना की आबरूमंदाना वापसी और नूर जमान के घर वालों की आज़ादी और सलामती चाहता था। जब तक ये मकसद पूरा ना होता, इस हवेली में मेरा मेहमान बनकर रहना ज़रूरी था। वो बाथरूम से बाहर आई। उसने गुस्ल किया था। उसके गोरे और सुरख चेहरे पर शबनम के मोती चमक रहे थे। उसका अंग अंग गुलाब की पंखड़ियों की तरह खिला हुआ था। उसने गीले बदन पर लिबास पहन लिया था। वो लिबास कहीं कहीं चिपक रहा था। ऐसा मंजर देखने वाली निगाहें भी चिपकने लगती हैं। वह मुस्कुराकर बोली, ब्रादर ने तुम्हें गोली नहीं मारी। इसका मतलब है तुम माजी की बातें और मुस्तकबिल की पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त करते हो। पता नहीं किस हद तक दुरुस्त कहता हूँ, ये तुम सुनकर ही फैसला कर सकती हो। वो सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, तो फिर सुनाओ। तुम 2 बार दुल्हन बन चुकी हो और दुल्हा बनकर आने वाले 2 जवानों को कत्ल कर चुकी हो। ये बरादर ने बताया होगा। तुम्हारा भाई या दूसरे लोग ये नहीं जानते कि कत्ल होने वालों ने अपनी मौत से पहले तुम्हें सुहागन बना दिया था या कंवारी छोड़ दिया था। वो तेवर बदल कर बोली, आज तक किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। मेरी मर्जी के बगैर हवा भी मुझे नहीं छू सकती। बेशक तुम होश हवास में रहो तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन सुहागरात में तुम होश से बेगानी रहती हो। तुम्हें यह खबर नहीं रहती कि किसको कत्ल करती हो। फिर यह खबर कैसे होगी कि कत्ल से पहले तुम्हारी इज्जत का कत्ल हो चुका होता है? पहले तो इस दलील पर सोचती रह गई, फिर गुस्से से बोली, तुम मुझे दागदार कह रहे हो। अगर दुनिया वाले तुम्हारे भाइयों के खौफ से ऐसा नहीं कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा समझते भी नहीं है। वो अपनी बेइज्जती और तौहीन के एहसास से फट पड़ना चाहती थी, लेकिन मैं उसके दिमाग में रहकर उसे कंट्रोल करता जा रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे अरसलान की बातों पर गौर करना चाहिए। दोनों हाथों से मुंह छुपाकर यह नहीं समझना चाहिए कि हम दुनिया से छुप गए हैं। दुनिया वालों को हमारे वो ऐब नजर आते हैं जो हमें नजर नहीं आते। वो अपने तौर पर सोचने लगी, ये दुरुस्त कहता है। लोग तो यही सोचते और समझते होंगे कि दिमागी तौर पर गाफिल रहकर कत्ल करने वाली गफलत में लुट भी जाती होगी। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर पूछा, तुम्हारा इल्म क्या कहता है? क्या मुझ पर दाग लग चुका है? नहीं, तुम बेदाग हो। क्या मसलहतन मेरी तसल्ली के लिए बोल रहे हो? जब मैं अपने इल्म की ज़ुबान से बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ। मैंने तुम्हारे भाई के सामने भी इतनी सच्ची और कड़वी हकीकतें बयान की हैं कि कोई दूसरा इसकी जुर्रत नहीं कर सकता था। तुम्हारी ऐसी ही बेबाकियों से मैं मुतासिर हूँ। तुम जानती हो कि तुम पर पागलपन का दौरा क्यों पड़ता है, लेकिन यह हकीकत भाइयों से छुपाती हो। तुम्हें किसी तरह पता चल गया कि तुम्हारा बाप शमशेर खान नहीं बल्कि नीम पागल अमजद खान था। वो बड़ी हैरानी से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, माय गॉड, तुम्हारा इल्म बहुत ख़तरनाक है। हमारी पैदाइश एक गाली है और तुम्हें इस गाली का इल्म हो गया है। क्या तुम इस सूरत में इस हवेली से जिंदा जा सकोगे? जिंदगी रही तो चला जाऊंगा, वरना समझ लूंगा मौत यहाँ लाई है। तुम ये बताओ, तुम्हें यह हकीकत कैसे मालूम हुई? मेरी माँ ने एक डायरी में अपने हालात लिखे थे। वो डायरी मेरे हाथ लग गई। मैंने उसे पढ़ने के बाद जला दिया ताकि भाइयों को अपने नाजायज़ होने पर गुस्सा न आए। वो सोफे पर से उठ गई, अपने बिस्तर के पास गई, फिर तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर मुझे निशाने पर रखते हुए बोली, तुम हवेली से बाहर जाकर हम बहन भाइयों के लिए बहुत बड़ी गाली बन जाओगे। तुम मुझे गोली मार दोगी तो काफूर खान मेहमान को कत्ल करने पर गुस्सा करेगा,
मैं कह दूंगी कि तुम मेहमान से शैतान बन गए थे, मेरी इज्जत पर हमला करे थे, इसलिए तुम्हारा काम तमाम कर दिया है। मैंने तुम्हारे भाई को पागलपन से निजात हासिल करने की एक तदबीर बताई है, तुम भी सुन लो। तुम तीनों बहन भाइयों को लोहे की कोई चीज़ नहीं छूना चाहिए, वरना फिर वैसे ही पागलपन और दिमागी गफलत का दौरा पड़ेगा। रिवॉल्वर लोहे का है, इसे फौरन फेंक दो। जान बचाने के लिए बचकाना बातें कर रहे हो। मैं बचना नहीं चाहता, आंख मारो मर जाऊंगा, रिवॉल्वर फेंक दो। उसने बेख्तियार फेंक दिया, फिर चौंक कर उसे उठाना चाहती थी। मैंने दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया, रिवॉल्वर के चैम्बर से तमाम गोलियां निकालकर पलंग के नीचे फेंकवा दी, फिर रिवॉल्वर को कालीन पर डालकर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो रिवॉल्वर पर झुकने की पोजीशन में दिमागी तौर पर गायब हुई थी। मैंने इसी पोजीशन में हाजिर दिमाग किया। वो ज़रा सा चौंकी, फिर रिवॉल्वर उठाकर मेरा निशाना लेते हुए बोली, ये मेरे हाथ से छूट गया था, अब तुम अपनी ज़िंदगी से छूट जाओ। उसने ट्रैगर को दबाया, पहले एक बार फिर बार बार दबाया, गोली नहीं निकली, सिर्फ खट खट की आवाज़ निकली। उसने हैरानी से रिवॉल्वर को देखा। मैंने कहा, इस वक्त तो तुम होश में नहीं हो, जुनून में मुब्तला हो रही हो। वो चीख कर बोलना चाहती थी, मैंने चीखने नहीं दिया। वो आहिस्तगी से बोली, मैं होश में हूँ, मुझ पर जुनून सवार नहीं है। मैंने उसकी सोच में कहा, यह जो कातिलाना हमला करने जा रही हो, यह भी तो जुनून है, शायद मुझ पर वही दौरा पड़ रहा है। मैंने उसे इधर से उधर नाचने और थिरकने पर मजबूर किया। वो परेशान होकर सोच रही थी कि वाकई दौरा पड़ रहा है। मैंने उसे धीमी आवाज़ में हंसने पर मजबूर किया। वो हंसने लगी, उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। मैंने कहा, देखो, रिवॉल्वर को छोड़ते ही तुम नॉर्मल हो गई हो। क्या तुम्हें पता है कि अभी कैसी हरकतें कर रही थी? हाँ, कुछ कुछ याद है। क्या तुम्हें याद है कि रिवॉल्वर से गोलियां निकालकर तुमने पलंग के नीचे फेंक दी, फिर खाली रिवॉल्वर से मुझ पर फायर करने लगी? उसने बेयकीनी से झुककर पलंग के नीचे देखा, वहां गोलियां बिखरी पड़ी थीं। मैंने कहा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मुझे पता ही ना चला कि मैंने कब ऐसा किया। क्या तुम्हें याद है कि तुम मुझसे आकर लिपट गई थी और ऐसी बेहयाई से बोल रही थी कि तुम सुनकर खुद यकीन नहीं करोगी? तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं गई। यकीन ना करो, कारतूस पलंग के नीचे मौजूद हैं, इसलिए अपनी इस बेखबरी का यकीन कर रही हो। मेरी आगोश में आने का कोई फोटोग्राफ नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। तुम्हें समझाया था कि लोहे की किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ। वह झुंझला कर बोली, क्या ये कोई टोटका है? मैं सिर्फ सितारों की चाल के मुताबिक कह रहा हूँ। जो मनहूस सितारा तुम्हारे बाप पर असरअंदाज हो रहा था, वही तुम बहन भाइयों पर असर कर रहे। इस नहूसत से कुछ रोज़ बाद निजात मिल जाएगी। जब तक निजात न मिले तब तक लोहे को हाथ न लगाओ, क्योंकि मनहूस सितारे की शुआएं बराह रास्त तो लोहे पर पड़ती हैं। मैं मानती हूँ तुम बहुत बड़े नजूमी हो, तुमने बरादर को मुतमईन किया है, मैं भी मुतमईन हूँ, लेकिन तुम हमारे गलत खानदानी शजरे से वाकिफ हो गए हो। तुम यहाँ से जाकर हमारी पैदाइश पर कीचड़ उछालोगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। मेरे खिलाफ जो करना चाहती हो वो करो। वो सोचने लगी। मैं भी सोच के जरिए उसे अपनी तरफ माइल करने लगा। वो मुझ पर भरोसा करने पर मजबूर होने लगी। ये देख चुकी थी कि मुझे गोली नहीं मार सकेगी, और दूसरी बार लोहे को हाथ लगाकर डांस करने और मेरी आगोश में आने की हमाकत नहीं करेगी। उसने पूछा, पेश गोई करो। मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाली हूँ? तुम अपनी और ख़ानदान की बेहतरी के लिए मुझ पर भरोसा करोगी। तुम्हारा दिल मेरी तरफ माइल हो रहा है, मगर तुम इनकार कर रही हो। इस कमज़ोर इनकार पर कायम नहीं रह सकोगी। तुम्हारा दिल मुझे मांग रहा है। तुम पेश गोई में अपनी खुशफहमी भी शामिल कर रहे हो। तुम आसमान के चांद को छू सकते हो, मुझे नहीं छू सकोगे। चांद हमें अपनी चांदनी से छू लेता है, औरत अपनी नादानी से छू लेती है। जैसे थोड़ी देर पहले तुम खुद मेरी आगोश में आ गई थी। ये मेरी शराफत है कि मैंने तुम्हारी गफलत से फ़ायदा नहीं उठाया। आइंदा लोहे को हाथ लगाओगी और जुनून में मुब्तला होकर फिर मेरे पास आओगी। ये तुम्हारे सितारे कह रहे हैं। अगर तुम मुकद्दर से लड़ सकती हो तो ज़रूर लड़ती रहो। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मर्जीना ने कहा, आ जाओ। एक कनीज़ दरवाज़ा खोलकर एक ट्रॉली में नाश्ता और चाय लेकर आई, फिर ट्रॉली छोड़कर चली गई। दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने कहा, चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी और चाय आ गई। उसने केतली उठाकर प्याली में चाय डाली, फिर दूध मिलाया। इसके बाद एक चमचा उठाकर बोली, कितनी चीनी? मैंने कहा, एक चमचा। चमचा स्टेनलेस स्टील का था। मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। वो अपनी जगह से उठकर मेरे पहलू में आ गई। मैंने टेलीपैथी के जरिए कभी किसी हसीना के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन वो इस कदर मगरूर थी कि अपनी खानदानी कमजोरी मेरे पास नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं उसे माइल करता रहा था कि वो मुझ पर भरोसा करे और मेरे कत्ल से बाज आ जाए। वो माइल होती थी, फिर दिमाग को आज़ाद छोड़ते ही मुझे ख़त्म करने की कोई ऐसी तदबीर सोचने लगती थी जिस पर अमल करने से उसके भाई मेरे कत्ल पर एतराज़ न करें। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके भाइयों को अपने नाजायज़ होने का इल्म हो। फिर वो मेरी मालूमात को कैसे बर्दाश्त करती? अपने बचाव के लिए लाजमी था कि मैं उसे अपनी मामूला बना लूँ। मैंने पहले रॉकी की आवाज़ और लहजे में उसे मामूला बनाकर हुक्म दिया कि वो रॉकी के तनवीमी अमल से आज़ाद हो रही है। फिर मैंने अपने तौर पर अमल किया। उसके दिमाग में दो अहम बातें नक्श की। एक तो ये कि वो मेरी दीवानी रहेगी, दूसरी बात यह कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करेगी और सांस रोक लिया करेगी। सिर्फ मुझे अपने दिमाग में महसूस नहीं करेगी।
फिर मैंने आधे घंटे तक तन्वी में नींद सोने का हुक्म दिया। ये अंदेशा था कि मर्जीना की ख्वाबगाह में ज़्यादा देर रहूँगा तो काफूर खान इसे गवारा नहीं करेगा। मैंने काफूर खान के ख्यालात पढ़े। वो सोच रहा था, किस्मत का हाल बताने में वक्त लगता है। मेरे साथ अरसलान 3 घंटे गुजार कर गया है। फिर भी किसी को मर्जीना के कमरे में आते जाते रहना चाहिए। उसने कनीज़ को बुलाकर पूछा, मेहमान को चाय दी गई है? जी हाँ। जाकर मालूम करो, किसी और चीज़ की ज़रूरत है? कनीज़ हुक्म की तामील के लिए आई। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर कमरे में बुलाया और उसे यह समझने पर मजबूर करता रहा कि मर्जीना मेरे सामने सोफे पर बैठी बातें कर रही है। वह चाय की ट्रॉली लेकर चली गई। काफूर खान के पास जाकर कहा, बीबी खानम ने आधे घंटे बाद गर्म चाय लाने को कहा है। काफूर खान मुतमईन हो गया। आधे घंटे बाद मर्जीना बेदार हो गई। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं अरसलान से बातें कर रही थी। इसे चाय में चीनी मिलाकर देने के लिए चमचा को उठाया। फिर मैं बिस्तर पर कैसे आ गई? वो उठकर बैठ गई, मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने कहा, तुम्हारे बिस्तर के पास चमचा गिरा हुआ है। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि यह चमचा लोहे का है? या तुमने मुझे झूठा समझकर इसे पकड़ा था? वो परेशान होकर कालीन पर पड़े हुए चमचे को देखकर बोली, ये इतनी जल्दी जल्दी मुझ पर दौरा पड़ने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले वो मनहूस सितारा तुम्हारे सितारे पर हावी नहीं था। अब वो लोहे की कुर्बत से ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। वो बिस्तर से उठकर बोली। फिर मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुमने अपने इल्म से इतनी सच्ची बातें बताई हैं कि अब मैं तुम्हारी किसी बात को झूठ नहीं समझूंगी। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही वो जल्दी से अलग हो गई। फिर बोली, आ जाओ। कनीज़ गर्म चाय लेकर आई। फिर चाय की ट्रे सेंटर टेबल पर रखकर चली गई। इसके जाने के बाद मर्जीना मेरे करीब सोफे पर आ गई। पहले वो दूर सामने वाले सोफे पर बैठती थी। तन्वी में अमल ने उसे मेरी तरफ इस कदर माइल कर दिया था कि मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी। वो चाय प्याली में उंडेल रही थी। मैंने कहा, चमचे को हाथ ना लगाना, मैं चीनी ले लूँगा। वह मुस्कुरा कर बोली, मैं फिर भूल गई थी। अच्छा हुआ तुमने याद करा दिया। ये बताओ, मैं बिस्तर पर कैसे चली गई थी? मुझे भी ले गई थी। मैंने बचने की कोशिश की मगर तुम आग हो। वह मुंह फेर कर शर्माने लगी। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसके बाद शर्माने का मरहला गुजर जाता है। वैसे हम बहुत करीब हो गए थे। इस वक्त भी तुम करीब हो। अगर कोई आ जाए तो? मेरे दोनों भाई कभी मेरी ख्वाबगाह में कदम नहीं रखते हैं। मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुलवा लेते हैं और कोई कनीज़ दस्तक दिए बगैर अंदर नहीं आती। मैंने उसे सामने वाले सोफे पर बैठने के लिए माइल किया। वो उठकर वहाँ गई और यह समझती रही कि अपनी मर्जी से जगह बदल रही है। उसने वहाँ बैठते हुए कहा, वैसे एहतियात लाजमी है। मेरा जी चाहता है हम ऐसी जगह मिलें जहाँ कोई मुदाखलत करने वाला ना हो। हम ऐसी जगह ज़रूर मिलेंगे। मैंने चाय ख़त्म की, उससे दोबारा मिलने का वादा किया। फिर ड्राइंग रूम में आ गया। काफूर खान का भाई बीरम खान भी आ गया था। गुले जाना को ड्राइंग रूम के फर्श पर बिठाकर बड़े भाई के साथ उसकी ख्वाबगाह में गया था। वहाँ बड़ा भाई उसे मेरे मुतल्लिक बता रहा था। मेरे गैर मामूली और हैरत अंगेज इल्म की तारीफ़ें कर रहा था। अपने और मर्जीना के पागलपन का हवाला देकर कह रहा था, ऐसे दौरे तुम पर भी पड़ सकते हैं क्योंकि हमारी रगों में एक ही बाप का खून है। वो बोला, लेकिन ब्रदर, हमारा बाप पागल नहीं था, हमारे चचा पागल थे। वो बताना नहीं चाहता था कि जिसे वो पागल चचा समझता है वही दरअसल उन तीनों का बाप है। वो बात बनाते हुए बोला, हमारे बाप और चचा को तो खून एक था, सब एक दादा की नस्ल से हैं। तुम पर अभी दौरा नहीं पड़ा है तो यह ना समझो कि महफूज हो। मिस्टर अरसलान ने कहा है कि हम लोहे की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे तो पागलपन और गायब दिमागी से महफूज रहेंगे। ये मिस्टर अरसलान कौन है? यूरोप का एक रईस आज़म है, माहिर नजूमी है। इतनी सच्ची पेशगोइयाँ करता है कि लंदन के लॉर्ड और ड्यूक उसे एक पेशगोई का मुआवजा 25,000 पाउंड यानी 10 लाख रुपये अदा करते हैं। अभी वो तुम्हारे हालात ज़िंदगी भी बताएगा। तुमने कितना मुआवजा दिया है? मैं तो मुँह मांगा मुआवजा देना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ गुले जाना की रिहाई चाहता है। उसे गुले जाना से क्या दिलचस्पी है? उसे हमसे दिलचस्पी है। वो हमारी भलाई चाहता है। नूर जमान और गुले जाना के सितारे हमारे मुखालिफ हैं। मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने नूर जमान और उसकी माँ को हलाक करना चाहा, लेकिन पागलपन और गायब दिमागी के बायस अपने 4 बेहतरीन खूंखार कुत्तों को मार डाला। अपने दस्ते रास्त को भी कत्ल कर दिया। तुम गुले जाना को अपने पास रखोगे तो खुदा ना खास्ता मुसीबतों में मुब्तला हो जाओगे। ब्रादर, तुमने बाप बनकर मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। गुले जाना को मुझसे ना लो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगा। अगर वो दहकान की और हमारे गुलाम की बेटी ना होती और ख़ानदानी लड़की होती तो मैं उससे शादी कर लेता। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो मेरे लिए क्या है। मुझे ना समझाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी सलामती की बात समझता हूँ और ये बात तुम्हें उस नजूमी ने समझाई है। मैं ये सोचने की भी जुर्रत नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई गलत समझाएगा तो तुम गलत समझ लोगे। तुम बहुत दानिशमंद हो ब्रदर, लेकिन जब मुझे दानिशमंद कहते हो तो फिर लेकिन की क्या गुंजाइश है? जो नजूमी पागलपन से महफूज रहने की तदबीर बता सकता है वो गुले जाना को मेरे पास रखने की ऐसी तदबीर भी बता सकता है कि मैं पागलपन और मुसीबतों से महफूज रह सकता हूँ। काफूर खान सोचने लगा, फिर तायद में सर हिलाकर बोला, ये मुमकिन है, वो कोई तदबीर बता सकता है। उसने मुलाजिम को बुलाकर हुक्म दिया, कनीज़ को बोलो बीबी खानम के पास जाए और मेहमान को इधर बुलाए। मुलाजिम ने कहा, मेहमान बहुत देर से बैठक में है। वो दोनों भाई ख्वाबगाह से निकलकर मेरे पास आई। मैंने उठकर बीरम खान से मुसाफिया किया। काफूर खान ने हमारा तारुफ एक दूसरे से कराया।
बीरम खान तारुफ के दौरान रह रहकर गुले जाना को देखता रहा। वो वाकई इतनी हसीन थी कि उसके लिए शहंशाह अपना ताजो तख्त छोड़ सकते थे। काफूर खान ने मुलाजिम से कहा, गुले जाना को बाहर बिठाओ। वो फर्श पर से उठ गई, मुलाजिम के पीछे चली गई। बीरम खान ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हैं, क्या मेरे हालात ज़िंदगी बताओगे? ज़रूर। खान आजम ने तुम्हारी तारीख पैदाइश बताई थी। मैंने तुम्हारा जायचा बनाकर हालात मालूम किए। तुम्हारा ब्रादर तुम्हारे लिए एक मजबूत किला है। कोई इस किले की एक ईंट भी नहीं हिला सकता। कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं करता है। इसलिए कोई बड़ा दुश्मन आज तक तुमसे नहीं टकराया। इसके अलावा तुम सोने के झूले में झूलते हो, इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं की। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या नहीं है। और मुस्तकबिल बहुत तशवीशनाक है। काफूर खान ने परेशान होकर मुझसे पूछा, क्या कहते हो ब्रदर अरसलान? मैं तो कुछ नहीं कहता, मेरी ज़ुबान से मुकद्दर बोलता है। आराम से बैठो और बातें तवज्जो से सुनो। दोनों भाई एक सोफे पर बैठ गए। मैंने उनके सामने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने खान आजम से कहा था कि मैंने नूर जमान का जायचा भी बनाकर उसके हालात मालूम किए थे। उसके साथ उसकी माँ और बहन के मुतल्लिक भी बहुत कुछ मालूम किया था। गुले जाना एक मासूम और पाकीज़ा लड़की है। कोई इसके दामन को मैला नहीं कर सकेगा। अगर कोई इस पर जबर करेगा तो अजाब में मुब्तला होता रहेगा। काफूर खान ने कहा, मैंने छोटे खान को समझाया, मगर ये उसका दीवाना है। मैंने आज तक इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं उसे एक पल के लिए भी मायूस और उदास नहीं देख सकता। कोई ऐसी तदबीर बताओ कि इस नामुराद की मुराद पूरी हो जाए और इस पर कोई मुसीबत न आए। वो सबका मुकद्दर लिखने वाला कहता है कि आदमी अच्छे अमल से बदकिस्मती को टाल सकता है। अगर तुम इसे कीचड़ समझते हो तो हाथ ना लगाओ, कमल समझते हो तो झुक कर उठा लो। लेकिन खान आजम, तुम दोनों भाइयों को झुकना नहीं आता। ज़रा वजाहत से बोलो। छोटे खान गुले जाना से बाकायदा निकाह पढ़वा कर उसे शरीक हयात बनाकर हासिल कर सकते हैं। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। काफूर खान ने कहा, यह नामुमकिन है मिस्टर अरसलान, वो हमारे हकीर गुलाम की बेटी है। तमाम कबायली सरदार हम पर हंसेंगे। हम कीचड़ को सर पर नहीं रख सकते। तो फिर उसे हाथ न लगाओ। बीरम खान ने भाई से कहा, वो हासिल ना हुई तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। क्या तुम मुझे भूखा प्यासा देख सकते हो? जाने ब्रादर, तुम आग से खेलने की जिद करोगे तो क्या मैं खेलने की इजाज़त दे दूंगा? तुम एक मामूली लड़की के लिए खतरात से खेलना चाहते हो। तुमने एक बार कहा था, मर्द खतरात से खेल कर ही अपनी मर्दानगी तस्लीम कराते हैं। यह दुरुस्त है, लेकिन जानबूझकर खतरात से नहीं खेलना चाहिए। फिर गुले जाना ऐसा खतरा है जिससे खेलकर तुम शोहरत, बर्तरी, इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकोगे। दिल का करार तो हासिल होगा, वो ना मिली तो मेरे पाँव में नामुरादी का कांटा चुभता रहेगा। मैं सर उठाकर नहीं चल सकूंगा। एक छोटी सी महरूमी मुझे झुकाती रहेगी। फिर वो बोला, वो बरामदे में है, उसे सर्दी लग रही होगी। उसने मुलाजिम को बुलाकर हुक्म दिया, गुले जाना को कंबल दो। नहीं, ठहरो, उसे सामने वाले मेहमान खाने में ले जाओ और उसके खाने पीने का ख्याल रखो। बड़ा भाई छोटे खान की चाहत और बेकरारी को देखकर परेशान हो रहा था और सहारे के लिए मुझे देखता जा रहा था। फिर वो बोला, मिस्टर अरसलान, तुमने हमें लोहे से दूर रखकर पागलपन से दूर कर दिया है। ऐसी कोई तदबीर करो, मेरा भाई मेरी जान है। इसके लिए कुछ सोचो, फिर से इसका जायचा बनाओ। जायचे में कोई गलती होती तो मैं नजर सानी करता। अभी तक छोटे खान पर दौरा नहीं पड़ा है, लेकिन अब पड़ेगा। मैं कह चुका हूँ, इसका मुस्तकबिल तशवीशनाक है। जो होने वाला है उसे तुम अपनी दौलत और ताकत से नहीं रोक सकते। दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। सलामती और खुशहाली का एक ही रास्ता है, गुले जाना को इज्जत और अजमत दो। हम जूते को ज़्यादा से ज़्यादा चमकाकर काबिल दीद बना सकते हैं, लेकिन उसे सिर्फ पैरों में ही पहन सकते हैं, सर पर नहीं रख सकते। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, मैं इस सिलसिले में मज़ीद कोई मशवरा नहीं दे सकूंगा। काफूर खान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं मुलाजिम से कहता हूँ वो तुम्हें मेहमान खाने में पहुंचा दे। बीरम खान ने कहा, ब्रादर, मैंने उधर गुले जाना को रखा है। मैंने काफूर खान की सोच में कहा, यह मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। हमारी हवेली में कई कमरे हैं, किसी में रह सकता है। उसने मुलाजिम को बुलाकर हुक्म दिया, मेहमान को मेरे साथ वाले कमरे में ले जाओ और हर ज़रूरत का ख्याल रखो। मैं मुलाजिम के साथ एक कमरे में आया, फिर उसे बोला, मुझे फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तन्हाई चाहता हूँ। वो चला गया। मैं दरवाजे को अंदर से बंद करके दोनों भाइयों के दरमियान पहुंच गया। काफूर खान कह रहा था, अरसलान कहता है गुले जाना को सुबह से पहले उसके घर पहुंचा दो, वरना बड़ी तबाही आएगी। बीरम खान ने कहा, यह मेहमान जब से आया है नूर जमान और गुले जाना की हमायत में बोल रहा है। इसके पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा। कोई मकसद नहीं है, मेरी बात को समझो। अरसलान के मशवरे के मुताबिक गुले जाना सुबह तक घर पहुंच जाएगी तो हम तबाही से महफूज रहेंगे। इसका मतलब है आज भी एक रात तुम्हारे पास है। वो कच्ची उम्र की है, कोई बात नहीं, उसे शिकार का ले जाओ। मगर वो कहता है कोई उसका दामन मैला नहीं कर सकेगा। उसने नूर जमान का जायचा बनाकर उसकी बहन के मुतल्लिक कुछ मालूम किया है। बहन का तो जायचा नहीं बनाया है, फिर गुले जाना कौन सी अल्लाह वाली है कि उसे हाथ लगाया जाए तो बिजली गिर पड़ेगी। बीरम खान ने खुश होकर कहा, तो मेरे दिल की बात कह रहे हो। वो बोला, मैं तस्लीम करता हूँ, अरसलान दुरुस्त पेश कोई करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पेश कोई दुरुस्त हो। तुम पूरे इंतजामात के साथ शिकार का जाओ, पहरेदारी के लिए होशियार बंदों को रखो। ज़रा भी खतरे का एहसास हो तो मोबाइल टेलीफोन पर मुझे इतला देना।
बीरम खान भाई से लिपट गया। भाई ने कहा, रात के 8 बज रहे हैं, याद रखो तुम्हारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं। सुबह 4 बजे इस लड़की को उसके घर में फेंक कर आ जाना। वह भाई के हाथ का बोसा लेकर चला गया। भाई ने अपनी ख्वाबगाह के पास आकर साथ वाली ख्वाबगाह को देखा, फिर मुलाजिम को बुलाकर पूछा, मेहमान अंदर है? जी हाँ, आराम करता है। उससे मालूम करो रात का खाना कब खाएगा। मेरे लिए पूछे तो कह देना खाने आजम को भूख नहीं है, वह बीबी खानम के साथ खा सकता है। मुलाजिम मेरे दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो बोला, और सुनो, मेहमान खाने के बाद कमरे में आए तो तुम बाहर ड्यूटी पर होगे, मेहमान की निगरानी करोगे। आका का हुक्म सार आंखों पर। खाने आजम अपनी ख्वाबगाह में चला गया। मुलाजिम दस्तक देकर मेरे पास आया, मुझसे खाने के मुतालिक पूछा। मैंने कहा, मैंने दोपहर का खाना शाम को खाने आजम के साथ खाया था, रात को नहीं खाऊंगा, और अब दरवाजे पर दस्तक न देना, मैं सोने जा रहा हूँ। मुलाजिम मेरे कमरे से निकलकर राहदारी में एक कुर्सी पर मेरी निगरानी के लिए बैठ गया। मैं दरवाजे को बंद करके मर्जीना के पास आया। वो सोच रही थी आज रात का खाना जल्द खाना चाहिए ताकि खाने के बाद अरसलान से मुलाकात हो सके। मैंने उसकी सोच में कहा, जरा ठहर कर कनीज को बुलाऊंगी, थोड़ी देर कमर सीधी कर लूं। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, फिर टेलीपैथी के जरिए गहरी नींद सुला दिया। दिमाग को हदायत दी कि दस्तक की आवाज़ पर आंख ना खुले। इसके बाद बीरम खान की खोपड़ी में पहुंच गया। वो पजैरों की दरमियानी सीट पर गुले जाना के साथ बैठा हुआ था। आगे पीछे की सीटों पर खूंखार मुसल्ला हवारी बैठे हुए थे। गुले जाना बुरी तरह सहमी हुई थी। वो मासूम समझ गई थी कि खैर नहीं है, बीरम खान उसे नहीं छोड़ेगा। वो जहां भी उसे ले जा रहा है वहां उसे अमान नहीं मिलेगी। शिकारगाह हवेली से 8 किलोमीटर के फासले पर थी। वो एक पुख्ता मकान था। खाने आजम शिकारी मेहमानों के साथ वहां आता था, फिर रात को क्याम करने के बाद सुबह शिकार खेलने आगे जंगल में निकल जाता था। वहां बिजली नहीं थी। मिट्टी के तेल की लालटेन और लैंप रोशन किए गए। गुले जाना को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बीरम खान ने हवारियों से कहा, आग जलाओ, सीख कबाब तैयार करो और मेरी बोतल ले आओ। उसके हुक्म की तामील होने लगी। एक हवारी बोतल और गिलास ले आया। बीरम खान थोड़ी देर तक खुली फिजा में बैठकर पीता रहा। फिर दरवाज़ा खोलकर गुले जाना के पास आया तो मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वह सहम कर दीवार से जा लगी थी। उसने कहा, घबराओ नहीं, मेरे अंदर की इंसानियत बेदार हो गई है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और भाई के पास पहुंचा दूंगा। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर आया, फिर 2 हवारियों से बोला, हमें जरगा ले चलो, बाकी यहाँ रहेंगे। वो गाड़ी में आकर गुले जाना के साथ बैठ गया। आधे घंटे के अंदर ही जरगा पहुंच गया। नूरजमान के मकान के सामने गाड़ी रुकी तो कितने ही लोग अपने अपने घरों से निकल आए। नूरजमान ने बाहर आकर हैरानी से हवेली की गाड़ी को देखा। बीरम खान ने गाड़ी से उतरकर कहा, ले नूरजमान, तेरी बहन को ले आया हूं। गुले जाना गाड़ी से बाहर आई। भाई और माँ दौड़ते हुए उससे लिपट गई। बीरम खान और खाने आजम को दुआएं देने लगे। बीरम खान गाड़ी में बैठ गया, वहां से वापस जाने लगा। बस्ती से 2 किलोमीटर दूर जाकर उसने गाड़ी रोकने को कहा, फिर दोनों हवारियों को गाड़ी से उतरने का हुक्म दिया, फिर खुद उतरकर बोला, मैं एक मासूम लड़की को बेलिबास करना चाहता था, मुझे इसकी सजा मिलना चाहिए। वो अपनी कमीज उतारने लगा। एक हवारी ने कहा, छोटे आका ये क्या कर रहे हैं, गजब की सर्दी है। वो ऊपरी धड़ के कपड़े उतारते हुए बोला, जब मैं गुले जाना को बेलिबास करता तो क्या इसी तरह तुम मुझे मना करते? नहीं आका, तुम हाकिम हो, किसी के भी कपड़े उतार सकते हो। फिर तुम दोनों अपने कपड़े उतार दो। वो परेशान हो गए। उसने डांट कर पूछा, क्या तुमने नहीं सुना? वो जल्दी जल्दी कमीजें उतारने लगे। सर्द हवाएं बदन में चुभ रही थी और हड्डियों में उतर रही थी। वो थर थर कांप रहे थे। बीरम खान ने एक चाकू खोलकर कहा, अपने अपने चाकू निकालो। उन्होंने हुक्म की तामील की। वो बोला, जब सर्दी लगती हो और अपने बदन पर कपड़ा ना हो तो जानते हो अपने अंदर गर्मी कैसे पहुंचाई जाती है। फिर उसने चाकू से अपने दूसरे हाथ के गोश्त और खाल को चीरते हुए कहा, अपने जिस्म के किसी हिस्से को जरा सा चीरा दो। आह, कैसी जलन हो रही है, बदन गर्म हो रहा है। एक ने परेशान होकर पूछा, आका तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुद पर जुल्म कर रहे हो? तुम भी करो, अपने बदन पर चाकू से जख्म लगाओ, सर्दी का मौसम खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर गर्म हवा चलेगी, ये देखो। उसने चाकू की नोक से सीने के दरमियानी हिस्से को पेट तक चीर दिया। जख्म गहरा नहीं था। ऊपर की खाल और गोश्त के कुछ हिस्से को काटा। उसके हाथ, सीने और पेट से लहू रिस रहा था। वो तकलीफ से सिसक कर कह रहा था, आह, बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। वो तीनों ही नंगे थे। दोनों हवारी सर्दी से थर थर कांप रहे थे। उनके दांत बज रहे थे। बीरम खान गायब दिमागी और जख्मों की गर्मी के बायस अभी तनकर खड़ा हुआ था। उनसे कह रहा था, बुज़दिलो, अपने हाथों से खुद को जख्म नहीं लगा सकते, कैसे मर्द हो, देखो ऐसे जख्म लगाओ। वो चाकू की नोक से अपनी ईरान को दूर तक चीरता गया। दोनों हवारियों ने उसे दोनों तरफ से जकड़ लिया। उसने कहा, छोटे खान, खुदा के वास्ते चाकू फेंक दो, तुम्हारी हालत देखकर खाने आजम हमें गोली मार देगा। दोनों से मजबूती से जकड़कर उसे चाकू छीनना चाहते थे, लेकिन बीरम खान भी अकेला नहीं था। उसके अंदर मेरी कुव्वत भी समाई हुई थी। उसने एक झटके से खुद को छुड़ा लिया। एक पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी किया, दूसरा खुद को बचाने के लिए दूर हो गया। फिर बीरम खान हाथ में लहू आलूद चाकू लिए हवेली की तरफ दौड़ते हुए चीखने लगा, ब्रादर, मैं आ रहा हूँ, अपने जिस्म पर जख्मों के फूल सजाता आ रहा हूँ।
दोनों हवारी उसके पीछे दौड़ते जा रहे थे। उनमें से एक जख्म की तकलीफ से कराहता जा रहा था। दिल ही दिल में छोटे खान को गालियां भी देता जा रहा था। पहाड़ी के दामन में मुसल्ला गार्ड्स ने कैबिन से निकल कर देखा। उन्होंने समझा बस्ती के नंगे भूखे लोग दौड़ते आ रहे हैं। एक गार्ड ने राइफल सीधी करते हुए ललकारा, खबरदार रुक जाओ, इधर आएगा तो गोली खाएगा। एक हवारी ने चीख कर कहा, गोली मत चलाओ, हम शहबाज और दिलदार है, छोटा अक्का हमारे साथ है। आका खान आजम को फ़ोन पर इतला दो कि छोटा खान का दिमाग चल गया है, उसने हम सबको नंगा कर दिया है और अपने चाकू से खुद को लहूलुहान करता है। उनके करीब आने पर मुसल्ला गार्ड्स ने हैरानी से देखा, फिर बीरम खान को रोकना और कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो दोनों गार्ड्स को धक्के देता हुआ पहाड़ी रास्ते पर दौड़ते हुए ऊपर हवेली की सिमत जाने लगा। एक गार्ड्स ने कैबिन के अंदर जाकर फ़ोन पर रब्ता किया, फिर कहा, आका गजब हो गया, छोटा आका पागल हो गया है, अपने चाकू से खुद को लहूलुहान करता है, हमारा गिरफ्त में नहीं आता है। काफूर खान ने तड़प कर पूछा, मेरा भाई किधर है? वो ऊपर हवेली का रास्ते में दौड़ता जा रहा है, खुदा मालूम गाड़ी किधर छोड़ दिया है। काफूर खान रिसीवर फेंक कर दौड़ता हुआ ख्वाबगाह से निकला, मुलाजमों को आवाज़ें देता हुआ बाहर आया, फिर कार में बैठकर ड्राइव करता हुआ हवेली के अहाते से बाहर जाने लगा। मुलाजिम कार के पीछे दौड़ते हुए जाने लगे। छोटा भाई पहाड़ी के ऊपर दौड़ता आ रहा था। बड़ा भाई ढलान पर कार ड्राइव करता जा रहा था। उसने हेडलाइट्स की रोशनी में दूर से आते हुए नंगे और जख्मी भाई को देखा तो दिल और दिमाग पर घूंसे पड़ने लगे। वो करीब जाकर कार रोकने के लिए ब्रेक लगाना चाहता था। मैंने ब्रेक से पांव हटा दिया, एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। कार रुकने के बजाय और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। उसने स्टीयरिंग को काबू में रखना चाहा। बीरम खान बीच सड़क पर दौड़ता आ रहा था। गाड़ी को काबू में करते करते भी उसे टक्कर लग गई। वो उछलकर चीखें मारता हुआ झाड़ियों के दरमियान चला गया। काफूर खान गाड़ी रोककर दौड़ता हुआ आया। दोनों हवारी उसे झाड़ियों से निकालते हुए कह रहे थे, छोटा आका बेहोश हो गया है। काफूर खान ने करीब आकर भाई के जख्मों को और लहू में नहाए हुए जिस्म को देखा तो कांप गया। एक तो गजब की सर्दी में वो नंगा था, फिर लहू में भीगा हुआ था। बड़े भाई से ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। वो उसे उठाकर पिछली सीट पर ले आया। हवारी से बोला, गाड़ी चलाओ, हवेली में चलो, डॉक्टर को बुलाओ। गाड़ी वापस मुड़कर हवेली की तरफ जाने लगी। काफूर खान ने पूछा, ये कैसे हो गया? आका, हमारी अकल काम नहीं करती है। पहले तो छोटा आका शिकारगाह में गया, वहां से गुले जाना को और हमको लेकर बस्ती में गया। गुले जाना को उसकी माँ और भाई के हवाले करके बस्ती से बाहर आया। फिर बोला कि वो मासूम लड़की को बेलिबास करना चाहता था। इसकी सजा पाने के लिए खुद नंगा हो गया। हमारे कपड़े भी उतरवा दिए। चाकू से अपने जिस्म पर जख्म लगाने लगा। हम रोकना चाहते थे, वो हमको भी जख्मी करके दूर भगा देता था। काफूर खान सुन रहा था और उसका सर चकरा रहा था। उसे मेरी पेशगोई याद आ रही थी। उसे अपने अल्फाज भी याद आ रहे थे। उसने कहा था, गुले जाना कौन सी अल्लाह वाली है कि उसे हाथ लगाने वाले पर बिजली गिर पड़ेगी। और अब छोटे भाई की हालत देखकर काफूर खान पर बिजली गिर रही थी। वो कायल हो रहा था कि नूर जमान और गुले जाना के दुश्मन सितारे इन बहन भाइयों से टकरा रहे हैं। आइंदा उन गुलामों से दूर ही रहना चाहिए। वो सोच रहा था और अपनी शाल उतार कर भाई को उसमें छुपा रहा था। हवेली के दरवाजे के सामने गाड़ी रुक गई। एक हवारी नंगा ही दौड़ता हुआ डॉक्टर के क्वार्टर की तरफ गया। काफूर खान ने फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए हवेली के हाथे में एक डिस्पेंसरी कायम की थी। एक डॉक्टर को मुलाजिम रखा था। वो भाई को उठाकर अपनी ख्वाबगाह में लाया। मुलाजमों से बोला, पानी गर्म करो, दूसरा हीटर भी लगाओ। मेहमान को बोलो, खाने आजम बुलाता है। तमाम मुलाजिम अहकामात की तामील करने लगे। एक ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, खाने आजम ने याद किया है, छोटा खान बुरी तरह जख्मी होकर आया है, जल्दी चलो। मैं काफूर खान की ख्वाबगाह में पहुंचा। उसने भाई पर से कंबल हटाकर जख्म दिखाए तो मैंने शदीद हैरानी जाहिर की। वो बोला, मैंने भी अपने भाई पर जुल्म किया है, एक तो ये जख्मों से चूर है। फिर मैं गाड़ी ऐन वक्त पर ना रोक सका, स्टीयरिंग बेकाबू हो गया, ये मेरी गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो गया। मैंने ज़रा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरे मना करने के बावजूद तुम गाड़ी में बैठ गए। तुमने लोहे को हाथ लगाया, आखिर नतीजा देख लिया। तुमने खुद अपनी जान से ज़्यादा अजीज भाई को गाड़ी से टक्कर मारी। तुम्हारे भाई ने भी मेरे मशवरे के खिलाफ कोई कदम उठाया होगा। वो और एक हवारी बताने लगे कि बीरम खान बुरी नीयत से गुले जाना को शिकारगाह ले गया था। फिर अचानक ही उसका दिमाग चल गया, वो इस हालत को पहुंच गया। मैंने तमाम रुदात सुनकर कहा, बस बहुत हो चुका खाने आजम, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुमने और तुम्हारे भाई ने अपने मेहमान के इल्म को झूठा समझा। मैं भी तुम्हारी नज़रों में झूठा और फरेबी हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसने मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा गुस्सा बजा है। खाने आजम को कोई आंख नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम गुस्सा दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, तुम हमारे लिए फरिश्ते हो। खाने आजम तुमसे इल्तिजा करते, अभी जाने की बात ना करो। हम सबको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ आइंदा हम तुम्हारे मशवरों पर अमल करते रहेंगे। डॉक्टर आ गया था। बीरम खान के एक एक जख्म को साफ करके मरहम लगा रहा था। उसने इंजेक्शन भी लगाया। फिर कहा, खाने आजम, इससे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, मैं बैठक में मौजूद रहूँगा। वो चला गया। काफूर खान कभी भाई के करीब जा रहा था, कभी आ रहा था। गुस्से और बेबसी से कह रहा था, मैंने आज तक किसी दुश्मन को मुआफ़ नहीं किया,
जिसने भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहा मैंने उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया। मैं उन 2 कौड़ी के जलील गुलामों को मुआफ नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? वो मेरी ज़मीनों पर रहती हैं, गोया मेरे सीने पर सवार रहती हैं। मैं उन्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूं? उनसे सामना होगा तो मेरी आंखों में खून उतर आएगा। मैं उनसे कतरा जाऊंगा तो मेरी इज्जत और शान व शौकत 2 कौड़ी की नहीं रहेगी। पुलिस वाले, सरकारी ओहदेदार जो मुझसे मरूब रहते हैं, वो ताने देंगे कि जलील गुलामों ने खाने आजम को तोड़ फोड़ कर रख दिया है। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, अपनी आंखों से तुम्हारी तबाही नहीं देखूंगा। तुम उनके खिलाफ जो करना चाहते हो मेरे जाने के बाद करो। मिस्टर अरसलान, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे लोग उनसे दुश्मनी करें और उन्हें कत्ल कर दें तो इसका इल्ज़ाम मुझ पर नहीं आएगा। दुश्मनी और कत्ल करने वाले तुम्हारे ही नमकख्वार होंगे। बिल्कुल नहीं, मेरा और मेरे नमकख्वारों का उनसे कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम्हारे मशवरों और अपने सितारों की चाल के मुताबिक हम दोनों भाई उन गुलामों से दूर रहेंगे, उनका नाम भी जुबान पर नहीं लाएंगे। अब तुम बताओ, इसके बाद भी उनके मनहूस सितारे हमसे टकराएंगे? मैंने नूर जमान और गुले जाना के हवाले से उन पर जो पाबंदियां आयद की थी, वो अपनी नई चाल के जरिए उन पाबंदियों से आज़ाद हो रहा था। मैं समझ गया, ये खर दिमाग जागीरदार अपनी अना और बरतरी की खातिर इंतकामी कार्रवाई से बाज नहीं आएंगे। मैंने कहा, खाने आजम, मैंने पेशगोई की थी कि जो इस मासूम लड़की को नुकसान पहुंचाएगा खुद नुकसान उठाएगा। तुम इस मामले से अलग हो जाओ, तुम्हारे बाद जो इस मामले में पड़ेगा वो भुगत लेगा। बीरम खान को होश आ गया, वो आंखें खोलकर सोच रहा था, मैं कहाँ हूँ? ये तो बरादर का कमरा है और मैं शिकारगाह में था। काफूर खान ने करीब आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाने बरादर, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। वह तकलीफ से कराहते हुए बोला, मेरे जिस्म से टीसें उठ रही हैं, ये मरहम पट्टी बता रही है मैं जख्मी हूँ। यह सब क्या है? मैं जख्मी कैसे हो गया? काफूर खान उसे तमाम रुदात सुनाने लगा। मैं बीरम खान के दिमाग में रहकर उन तमाम मनाजिर की झलकियां पेश कर रहा था जो उसे याद नहीं रहे थे। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था और वह हैरानी से पूछ रहा था, मैंने ये पागलपन कैसे किया? अपने हाथों से खुद को जख्मी किया, जख्म खाने के बावजूद मैं होश में क्यों नहीं आया? तुमने मेहमान के मशवरों पर अमल नहीं किया, गुले जाना को गाड़ी में ले गए, लोहे को छू लिया, मुझसे भी नादानी हुई। मैंने तुम्हें उस लड़की को शिकारगाह ले जाने की इजाज़त दी। अब ऐसा नहीं होगा। उन गुलामों पर लानत भेज दो, हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वह तकलीफ से बेचैन हो रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुआयना करते हुए कहा, परेशानी की बात नहीं है, जख्म तो तकलीफ ज़रूर देंगे। आपका हुक्म हो तो मैं नींद का इंजेक्शन लगा दूं? वो बोला, मेरे भाई ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है, इसे आराम से सुला दो। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चला गया। काफूर खान ने छोटे भाई से कहा, आंखें बंद कर लो, आराम से सो जाओ, तुम्हारे दुश्मनों का आराम आज से तमाम हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर लीं। काफूर खान मोबाइल टेलीफोन उठाकर मेरे साथ बाहर आया, फिर मुझसे बोला, तुम भी आराम करो, मैं आज रात भाई के साथ गुजारूंगा, कल सुबह तुमसे मुलाकात होगी। मैं अपने कमरे में आ गया। उसने दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन के जरिए पॉलिटिकल एजेंट से रब्ता किया, फिर कहा, 50,000 का सौदा है। सौदा बोलो। जरगा बस्ती में एक नौजवान नूरजमा अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। उन तीनों का जितना बुरा अंजाम किया जाएगा मैं सौदे की रकम उतनी ही बढ़ा दूंगा। ठीक है, कल तक तीनों की तिक्का बोटी हो जाएगी। राब्ता खत्म हो गया। मैं पॉलिटिकल एजेंट के दिमाग में पहुंच गया। उसका नाम जरताज खान था। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया गया था, लेकिन वो अपने ओहदा से खूब नाजायज़ फ़ायदे उठाया करता था। कानून की बालादस्ती, अमन अमान कायम रखना और तरक्याती मनसूबों पर अमल कराना उसके फ़राइज़ में शामिल था। लेकिन वह लाका गैर के कबायली सरदारों का भी नुमाइंदा था, इसलिए दोगली हरकतें करता था। वहाँ का कानून जिसकी लाठी उसी की भैंस के मस्ताक था। जिसके पास दौलत और कारतूस ज़्यादा होते थे वही ज़्यादा बंदे मार सकता था। पॉलिटिकल एजेंट की निगरानी में चोरी और स्मगलिंग का माल महफूज रहता था। वहाँ एक बाब बराए तावान के मामला तय होते थे। अफीवन, चरस, हीरोइन, असला और चोरी की कारों और मोटरसाइकिलों का कारोबार इस कदर था कि बड़े बड़े ओहदेदारों की रोज़ाना आमदनी तकरीबन 1 लाख रुपए थी। जहाँ मालो दौलत की फरावानी हो, असला और कारतूस का इस्तेमाल गैर कानूनी ना रहे और जहाँ मुहासबे का अमल ना रहे, वहाँ का हर ओहदेदार और हर कबीले का सरदार फ़िरौन होता है। ऐसे तमाम फ़िरौनों को पॉलिटिकल एजेंट जरताज खान अपने कंट्रोल में रखता था। उनकी हर नाजायज़ बात मानता था और अपनी हर नाजायज़ बात उनसे मनवाता था। जरताज खान के बीवी बच्चे पेशावर में बड़ी रईसाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके 2 जवान बेटे कॉलेज में थे और एक जवान बेटी स्कूल में पढ़ रही थी। वो 14 बरस की थी, यानी गुले जाना की हम उम्र। मैंने जरताज खान को अपने बीवी बच्चों से रब्ता करने पर माल किया। उसने फ़ोन के जरिए उनकी खैरियत मालूम की। मैं उसके बीवी बच्चों के दिमागों में पहुंचकर उनके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करने लगा। इसके बाद मैं काफूर खान के पास आया। वो अपनी ख्वाबगाह में ज़ख्मी भाई के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। भाई इंजेक्शन के असर से सो रहा था। काफूर खान उससे और मर्जीना से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह तमाम रात भाई के पास जागना चाहता था। मैंने उस पर कब्जा जमाकर फ़ोन का रिसीवर उठाने को कहा, फिर पॉलिटिकल एजेंट के नंबर डायल कराए। राब्ता कायम होने के बाद उसके जरिए भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों की मौत हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? नूरजमा की बहन की उम्र 14 बरस है, तुम्हारी बेटी की भी यही उम्र है।
जो सलूक नूर जमान की बहन से होगा वही तुम्हारी बेटी के साथ होगा। नूर जमान और उसकी माँ को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारे जवान बच्चों और तुम्हारी बीवी की लाशें तुम्हें मिलेंगी। मैंने काफूर खान से रिसीवर रखवा दिया। वो दूसरी तरफ से हेलो हेलो कह रहा था। मैंने काफूर खान को पहले की तरह कुर्सी पर बिठा दिया। उसकी आंखें बंद कराने के बाद दिमाग को आज़ाद छोड़ते हुए एक झपकी सी दी। उसने जल्दी से आंखें खोलकर भाई को नींद की हालत में देखा और सोचा। मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई थी। नहीं, मैं जागता रहूंगा। मैं पॉलिटिकल एजेंट के जवान बेटे के पास पहुंचा। वो पढ़ने में मसरूफ था। दूसरा बेटा अपने कमरे में सो रहा था। मैंने उस पर कब्जा जमाकर बिस्तर से उठाया, मेज के पास लाया। एक सादे कागज पर लिखवाया, हमीदा बानो, तुम्हारा शौहर एक मासूम लड़की और उसके घर वालों को नीस्तो नाबूद करना चाहता है। इसके जवाब में तुम्हारी बेटी शाजिया को अगवा कर लिया जाएगा और तुम माँ बेटों को गोली मार दी जाएगी। उसने ये लिखकर एक खिड़की खोली। खिड़की के दूसरी तरफ माँ और बहन का कमरा था। वो दोनों बिस्तर पर सो रही थी। उसने कागज को हाथ बढ़ाकर माँ की तरफ फेंक दिया, फिर खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर पहले की तरह सो गया। मैं उसकी माँ के पास आया। उसे नींद से चौंकाया तो वो उठकर बैठ गई। उसकी नजरें बिस्तर पर पड़े हुए कागज पर पड़ी। वो इसे उठाकर पढ़ने लगी। ड्राइंग रूम में फोन की घंटी बज रही थी। अपने कमरे में पढ़ने वाला लड़का उठकर जाने लगा। दूसरी तरफ से माँ भी आ गई। बेटे को वो कागज देते हुए बोली, मैं फोन अटेंड करती हूँ, जरा तुम इसे पढ़ो। वो फोन के पास आकर बैठ गई। रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से पॉलिटिकल एजेंट जरताज खान ने पूछा, हेलो बानो, तुम सब खैरियत से हो? जी हाँ, लेकिन एक परेशानी है। अभी मुझे एक धमकी आमेज खत मिला है। पता नहीं किसी की शरारत है या। वो बात काट कर बोला, कहाँ है वो खत, मुझे पढ़कर सुनाओ। बेटे ने रिसीवर लेकर कहा, डैडी पता नहीं ये किस शैतान ने लिखा है। मम्मी को मुखातिब करके कहता है, तुम्हारा शौहर एक मासूम लड़की और उसके घर वालों को नीस्तो नाबूद करना चाहता है। इसके जवाब में तुम्हारी बेटी शाजिया को अगवा किया जाएगा और तुम माँ बेटियों को गोली मार दी जाएगी। जरताज खान ने पूछा, वो खत कहाँ से आया है? मम्मी ने मुझे दिया, आप मम्मी से बात करें। बानो रिसीवर लेकर बोली। मैं अभी सो रही थी कि अचानक आंख खोली तो बिस्तर पर वो खत पड़ा हुआ था। पता नहीं कमरे के अंदर बिस्तर पर कैसे आ गया। वो बोला, तुम जरा होशियार रहो, मैं अभी आईजी को फ़ोन करता हूँ, तुम लोगों के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाएगा। मैंने आईजी को मुखातिब किया। उसने खुश होकर कहा, फरहाद साहब आप कहाँ हैं? मेरी बेटी और बेटा दोनों मेरे पास पहुँच गए हैं। मैं आपका किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ? मैंने कहा, अभी आपके पास पॉलिटिकल एजेंट जरताज खान का फ़ोन आएगा। उसके कुछ कहने से पहले ही आप कह दें कि आपको टेलीफोन पर किसी ने धमकी दी है कि जरताज के घर वालों को सिक्योरिटी दी गई तो आपकी बेटी और बेटे को नुकसान पहुँचेगा। किस्सा क्या है? किस्सा तवील है। आप ये तो जानते हैं कि जरताज कितना गलत आदमी है और मैं किसी गरीब खानदान की भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। बेशक आप फरिश्ता हैं। फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने कहा, शायद उसी का फ़ोन है। आईजी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं आईजी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से जरताज खान ने कहा, आईजी साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं पॉलिटिकल एजेंट बोल रहा हूँ। आहा जरताज साहब, अभी मैं आप ही से रब्ता करने वाला था। 1 मिनट पहले आपके किसी दुश्मन ने मुझे फ़ोन पर धमकी दी है कि अगर मैं पॉलिटिकल एजेंट के घर वालों को सिक्योरिटी दूंगा तो मेरी बेटी और बेटा जिंदा नहीं रहेंगे। क्या पेशावर में किसी से दुश्मनी हो गई है? वो बोला, मैं हैरान हूं कि वो दुश्मन कितना तेज़ रफ्तार है और कितना बेबाक है। उसने आप जैसे पुलिस के आला अफसर को धमकी दी है। आईजी ने कहा, मैं मुजरिमाना जहन रखने वालों से खौफजदा नहीं होता, लेकिन तवील अरसे के बाद मेरे बच्चे यहाँ आए हैं और आज़ादी से घूमते फिरते हैं। मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा तो मेरे बच्चों की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। वो पाबंदियों से परेशान होकर फिर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। वैसे मामला क्या है? मामले को रहने दें, आप परेशान ना हो, मैं दुश्मन से निपट लूंगा। उसने रिसीवर रख दिया। मैं आईजी का शुक्रिया अदा करके जरताज खान के पास आया। वो परेशान होकर सोच रहा था, मैंने 50,000 में बहुत खतरे का सौदा किया है। काफूर खान ने यह नहीं बताया था कि नूर जमान के पीछे खतरनाक दुश्मन छुपे हुए हैं जो चश्मे ज़दन में मेरे घर वालों तक और आईजी तक पहुंच जाते हैं। उसने फ़ोन के जरिए काफूर खान से रब्ता किया, फिर कहा, खान आजम, तुमने ये नहीं बताया था कि नूर जमान बहुत दूर तक पहुंच रखता है और बहुत खतरनाक है। ये तुमसे किसने कह दिया कि वो खतरनाक है? वो मेरे एक गुलाम का बेटा है, गरीब है, बेयारो मददगार है, 16 बरस का जवान है। उसकी गर्दन पकड़ लो तो वो छुड़ा नहीं सकेगा। फिलहाल उसने मेरी गर्दन फंसा दी है। किसी ने मुझे फ़ोन पर धमकी दी कि मैंने नूर जमान और उसके घर वालों के खिलाफ कोई कदम उठाया तो मेरी बेटी को अगवा किया जाएगा और मेरी बीवी और जवान बेटों को कत्ल कर दिया जाएगा। यही धमकी एक खत के जरिए मेरे घर वालों को दी गई। हत्ता कि आईजी को भी वार्निंग दी गई है कि पॉलिटिकल एजेंट के घर वालों को सिक्योरिटी दी गई तो आईजी के बच्चों की शामत आ जाएगी। यानी पेशावर में पुलिस वाले मेरे बीवी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। आखिर ये नूर जमान है कौन? तुम इतने खतरनाक बंदे से कतरा गए और मुसीबत मेरे सर डाल रहे हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, नूर जमान, उसकी माँ और उसकी बहन का कोई मददगार नहीं है। जब कसम खा रहे हो तो खुद ही उन्हें गोली मार दो। वो तुम्हारी बस्ती में चंद कदम के फासले पर हैं। तुम उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इतनी दूर मेरे पास क्यों आ रहे हो? मुझे सौदे से इनकार है। खुदा हाफिज। राब्ता ख़त्म हो गया। काफूर खान रिसीवर रखकर सोच में पड़ गया। ये नूर जमान शहर से वापस आकर बहुत पुरस्कार हो गया है। क्या ये किसी से काला जादू सीख रहा है? मैंने उसकी सोच में कहा, नहीं, ये काला जादू नहीं है मिस्टर अरसलान, दुरुस्त कहते हैं, ये सितारों की चाल है। हमारे सितारे गर्दिश में है और नूर जमान के सितारे उसके लिए खुशबख्ती ला रहे हैं।
उसने कायल होकर सोचा, हाँ लेकिन सितारे कब तक उनके हमायती रहेंगे? खुशबख्ती हमेशा नहीं रहती। मैं अरसलान से कहूँगा वो नूर जमान का जायचा दोबारा देखे और बताए कि उसकी खुशबख्ती की मुद्दत कितनी है। मैंने हर तरह से कोशिश की कि वह नूर जमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई से बाज आ जाए, लेकिन वह अब उसके बुरे वक्त का इंतजार करना चाहता था, यानी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। मैं फिर उस पर कब्जा जमा कर उसे कमरे में लाया। राहदारी में 2 गुलाम खड़े हुए थे। उसने कहा, डॉक्टर से कहो छुट्टी करे, तुम लोग भी जाकर आराम करो। फिर वो हवेली के दूसरे हिस्से में आया। एक कनीज से पूछा, बीबी खानम सो रही हैं या जाग रही हैं? वो सो रही हैं। तुम भी अपने क्वार्टर में चली जाओ, हवेली के अंदर किसी की ज़रूरत नहीं है। कनीज भी बाहर चली गई। उसने बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर अपनी ख्वाबगाह में आकर भाई के बराबर बिस्तर पर लेट गया। मैंने थोड़ी देर में उसे गहरी नींद सुला दिया। बीरम खान के ख्वाबीदा दिमाग में जाकर देखा, वो होश में आने वाला था। मैंने उसे भी सुबह 6 बजे तक के लिए सुला दिया। जब सभी सो गए तो मैंने मर्जीना को जगा दिया। वो उठकर बैठ गई। सामने दीवार घड़ी में रात का 1 बज रहा था। वो बेवक्त सोने और सोने के वक्त जागने पर हैरान थी। उसने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर दरवाजे पर दस्तक सुनकर आई। उसे खोला तो मैं सामने खड़ा था। वो मुस्कुराने लगी। मैंने ख्वाबगाह में आकर उसे बीरम खान के हालात बताए। वो तमाम हालात सुनने के बाद बोली, आखिर उस गुले जाना में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जिसके लिए मेरा भाई मुसीबतें उठा रहे? तुम्हारा भाई खुद मुसीबतें उठा रहे, वो क्यों गुले जाना को तलब कर रहे? वो बोली, ऐसा तो होता ही है, जागीरदार जिसे पसंद करते हैं उसे उठवा लेते हैं। गुले जाना जैसी लड़कियों की इज्जत ही क्या होती है? तुम औरत होकर ऐसा कह रही हो। खानदानी औरतों और गुलाम औरतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मिट्टी के कीड़े पांव तले आने के लिए ही पैदा होते हैं, और तुम्हारी जैसी हसीनाएं हवेली के मजबूत किले में महफूज रहती हैं। बेशक कोई हमारी आरजू करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें हासिल करने की जिद कर ले तो हवेली की दीवारों और दरवाजे बहुत मजबूत हैं, कोई इन्हें तोड़कर नहीं आ सकेगा। आने वाले आ ही जाते हैं। फौलाद की दीवारें भी उनका रास्ता नहीं रोकती। मैंने उसकी रेशमी जुल्फों को मुट्ठी में जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जुल्फों से इसलिए पकड़ा कि गुरूर का सर वहीं से ऊंचा होता है और वहीं से नीचा हो जाता है। मैंने उसके लबों पर खामोशी की मोहर लगा दी, क्योंकि गरीबों के लिए वहीं से गालियां निकलती हैं और खुश नसीबों के लिए वहीं से प्यार के गुलाब खिलते हैं। किसी हस्ती को यह दावा नहीं करना चाहिए कि वो हमेशा जबर रहती है। ये याद रखना चाहिए कि जेर भी हो जाती है। हवेली में गहरा सन्नाटा था। इसके मकीनों का दावा था कि वो हवेली नहीं किला है। वहां कोई नकब नहीं लगा सकता। जबकि खूंखार कुत्ते मारे गए थे, मुसल्ला गार्ड्स खाली हवेली के पहरेदार बने हुए थे। जब मकीन गाफिल हों तो उनकी मौजूदगी अदम मौजूदगी हो जाती है। वह हवेली खाली थी, खोखली थी। आबरू ना रहे तो मकान और इंसान दोनों अंदर से खोखले हो जाते हैं। हम रात के 3 बजे किचन में आए। मर्जीना ने खाना गर्म करते हुए कहा, मैंने खुद अपने लिए कभी अपने हाथों से नहीं पकाया, मगर तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। तुम सचमुच कोई जादूगर हो, पता नहीं मुझ पर क्या जादू किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेज़ पर खाना ले आई, फिर मेरे साथ बैठकर खाते हुए बोली, ताज्जुब है, आज हवेली के अंदर कोई कनीज या मुलाजमा नहीं है। दोनों बरादर गहरी नींद में हैं। हमारी तन्हाई में कोई मखल होने वाला नहीं है। मैं चुपचाप खाता रहा। वो बोलती रही, ये ख्वाब जैसा लग रहा है जैसे कोई दोशीज़ा महबूब को अपनी तन्हाई में बुलाने के लिए सहर फूंक रही हो। तमाम पहरेदार सहरज़दा होकर सो गए हों, वो अपने महबूब की आगोश में पहुंच गई हो। ये सब ख्वाब में होता है। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? मैंने उसके भरे भरे बाजू में चुटकी ली। वो सिसकारी भरते हुए बोली, हाय ये क्या हरकत है? तुमने तकलीफ महसूस की? अगर नींद में होती तो आंख खुल जाती। यकीन कर लो कि बेदारी में मुझसे मिल रही हो। मैं ख्वाब या आसेब नहीं हूँ। यही देखकर हैरान हूँ, आज तक हवेली में ऐसा नहीं हुआ कि सब यहाँ से चले जाएं, और जो हवेली के अंदर है वो घोड़े बेचकर सोते रहें। मेरे गैरतमंद भाई ऐसे तो नहीं है। कहो तो उन्हें उनकी गैरत के साथ जगा दूं। वो कान को हाथ लगाते हुए बोली, हरगिज नहीं, वो हम दोनों को जिंदा दफन कर देंगे। मैंने खाने के बाद कहा, 4 बजने वाली है, अपनी ख्वाबगाह में जाओ, मुझे भी अपने कमरे में रहना चाहिए। तुम्हारे भाई किसी वक्त भी बेदार हो सकते हैं। मैं जानना चाहता था। उसने प्यार से रास्ता रोक लिया, फिर कहा, काश ऐसा होता, सारी दुनिया इसी तरह सोती रह जाती और हम हमेशा के लिए मिल जाते। सच कहती हूँ, तुमसे अलग नहीं रह सकती। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी ख्वाबगाह की तरफ धक्का दिया। मैंने कहा, मैं जिंदा दफन नहीं होना चाहता। ये रात फिर आएगी। आज के लिए शब्बा खैर। मैंने उसे जुदा होने पर मजबूर किया। वो चली गई। मैं अपने कमरे में आया। दरवाजे को बंद करके मर्जीना को उसकी ख्वाबगाह से निकाला, उसे किचन में लाया। वहां कैरोसिन ऑयल से भरा हुआ एक कैन था। एक खाने में दिया सलाई की कई डिब्बियां थीं। उसने 3 माचिस की डिब्बियां उठाई, मिट्टी के तेल से भरे हुए कैन को लिया। वहां से चलती हुई अपने भाइयों के कमरे में आई, फिर खिड़कियों के पर्दों और सोफों पर तेल छिड़कने लगी। इस काम से फारिग होकर उसने दिया सलाई की एक डिब्बिया काफूर खान के सरहाने रख दी। वहां से चलती हुई मेरे कमरे में आई। यहाँ भी उसने तेल छिड़क कर एक डिब्बिया मुझे दी। फिर अपनी ख्वाबगाह में आ गई। वहां भी उसने जगह जगह तेल छिड़क दिया। वापस किचन में आई। कैरोसिन ऑयल के कैन को उसकी जगह पर रखकर वहां की गैस लाइन की चाबी घुमाकर उसे पूरी तरह खोल दिया। इसके बाद अपने कमरे में जाकर एक तीली जलाई, फिर उसे सोफे पर फेंक दिया। एकदम से आग भड़क गई। मैंने उसे छोड़कर काफूर खान को बिस्तर से उठाया। उसने नींद की हालत में एक तीली जलाकर उसे पर्दे के पास फेंका।
इसके साथ ही मैंने उसके दिमाग को छोड़कर बीरम खान को जगाया। उसने आंखें खोलकर देखा। कमरे में आग फैल रही थी। काफूर खान जख्मी भाई को दोनों बाजू में उठाकर बाहर पहुंचाना चाहता था। उधर मैं अपने कमरे में आग लगाकर भागता हुआ बाहर आया। हवेली के हिस्से से मर्जीना दौड़ती आ रही थी। सभी चिल्ला रहे थे, आग आग। मैंने कहा, फौरन बाहर निकलो, पता नहीं आग और कहां कहां भड़कने वाली है। बीरम खान आग और मौत को करीब देखकर अपने जख्म भूल गया था। भाई के बाजू से उतरकर भागने लगा था। हम सब बाहर आए। मुलाजिम और मुसल्ला गार्ड्स हवेली के अंदर भड़कते हुए शोले देखकर दौड़ते आ रहे थे। काफूर खान चीख चीख कर हुक्म दे रहा था, पानी लाओ, फौरन आग बुझाओ, बुजदिलो अंदर जाओ। वो खुद भागकर बाहर आया और मुलाजिमों को बुजदिल कह रहा था। मुलाजिम और गार्ड्स अंदर पहुंच गए, फिर पलट कर आ गए, क्योंकि आग किचन से बाहर आने वाली गैस तक पहुंच गई थी। ऐसे क्यामत के शोले भड़क कर बाहर आ रहे थे जैसे तेल का कुआं फट पड़ा हो। हम बाहर अहाते में भी नहीं ठहर सकते थे। वहां से दौड़ते हुए अहाते के बाहर पहाड़ी के दामन की तरफ जा रहे थे। 2 गार्ड्स उनकी 2 गाड़ियां अहाते से निकाल कर ले आए थे। हम उन गाड़ियों में बैठकर पहाड़ी के नीचे आए। फिर बहुत दूर जाकर गाड़ियां रोक दी गईं। हमने गाड़ियों से निकलकर पहाड़ी की बुलंदी पर उस मगरूर बुलंदोबाला हवेली को देखा जहां धमाके हो रहे थे। तहखाने में असला और बारूद का जो जखीरा था वहां तक आग पहुंच गई थी। वहां इतने ताकतवर बॉम्ब रखे हुए थे जिनके फटने से हवेली की दीवारें रेजा रेजा हो रही थीं। धमाकों की आवाजें पता नहीं कितनी दूर जा रही होंगी। बस्ती की औरतें और बच्चे खौफ से चीख रहे थे। लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने कोशिश की थी कि हवेली के बेगुनाह मुलाजिम मारे ना जाएं। इसमें बड़ी हद तक कामयाबी हुई। सभी बचकर निकल आए। कुछ जख्मी हो गए थे और उनके जख्म तशवीशनाक नहीं थे। बीरम खान चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। काफूर खान दोनों हाथों से अपना सर थामे भाई के सरहाने बैठ गया और मर्जीना आंखें फाड़े गुमसुम खड़ी हवेली की तबाही देख रही थी। ऐसा हौलनाक मंजर देखकर बहन भाई ये सवाल करना भूल गए थे कि आग कैसे लगी। काफूर खान अपने नुकसान का हिसाब कर रहा था। उसके ख्यालात बता रहे थे कि एक खुफिया तिजोरी में तकरीबन 80 लाख रुपए नकद और 10 किलो सोने के बिस्किट थे, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए तक थी। लाखों के नोट जल चुके होंगे और धमाकों से सोने के बिस्किट जर्रा जर्रा होकर ना जाने कहां कहां गए होंगे। तहखाने में 25 लाख के गोला बारूद और मुख्तलिफ किस्म के हथियार थे। उनमें से कुछ भी बचाना होगा। और तो और बदन पर जो लिबास था वही रह गया था। बाकी लिबास भी जल चुके थे। कोई तबाही सी तबाही थी। चंद मिनटों में कंगाल होकर रह गए थे। फिर काफूर खान ने उठते हुए कहा, मेरा मगज फिर गया। समझ में नहीं आता ये खुदा मेरे साथ क्या करता है। मुझ पर इतना अजाब क्यों नाजिल करता है। ए मेहमान बरादर, अभी मेरी बात का बुरा ना मानो। मेरा मगज खराब है। मुझको ऐसा मालूम होता है कि तुम खुश कदम नहीं हो। जब से हवेली में दाखिल हुए मुझ पर अजीबोगरीब मुसीबतें आ रही हैं। तुम हवेली के अंदर आके हम सबको बाहर कर दिया। अभी तो मुझको मुआफ़ी दो और रुखसत हो जाओ। मैं मेज़बानी के काबिल नहीं हूँ। मर्जीना परेशान होकर कभी मुझे और कभी भाई को दिख रही थी। वो मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी। भाई को ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त सदमा पहुंचा था कि वो मेरी हमायत में कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर भी वो बात बनाते हुए बोली, मिस्टर अरसलान, मेरे ब्रादर के सीने में बहुत बड़ा दिल है। इतना ज़बरदस्त नुकसान और परेशानियों की वजह से मेज़बानी से इनकार कर रहा है। जब इसकी परेशानी दूर होगी तो ये तुम्हें बहुत याद करेगा। मैंने काफूर खान की सोच में कहा। मेहमान ने परेशानियां दूर करने के लिए 2 मशवरे दिए थे। हम दोनों भाइयों ने उन पर अमल नहीं किया। एक तो लोहे को छू रहे हैं और दूसरे गुले जाना के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। मुझे अकल से सोचना चाहिए। ये इतनी बड़ी तबाही किसी दुश्मन की तरफ से नहीं है। कोई दुश्मन मेरे घर के अंदर नहीं था। आग घर के अंदर से शुरू हुई है। ये अजाब है, कहर इलाही है। ये गुले जाने से टकराने का इबरतनाक अंजाम है। मुझे इबरत हासिल करना चाहिए। काफूर खान सर पकड़कर अपने दिमाग में अपने ही ख्यालात सुन रहा था। एक हवारी ने कहा, अक्का टेलीफोन कॉल है। वो गाड़ी के अंदर से मोबाइल फोन उठाकर लाया। काफूर खान ने रिसीवर उठाकर कहा, कौन बोलता है, जल्दी बोलो, अभी मेरा मगज खराब है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट ने कहा, तुम्हारे इलाके के थानेदार ने फोन पर बताया कि तुम्हारी हवेली जल रही है। क़यामत खेज धमाके हो रहे हैं। क्या ये सच है? सच है। मैं तबाह हो गया हूँ। मेरे जिस्म पर सिर्फ एक कपड़ा है और कुछ बाकी नहीं बचा। अब मैं बड़ी हवेली में जा रहा हूँ, उधर आके मुलाकात करो। उसने रिसीवर रख दिया। पुलिस इंस्पेक्टर एक जीप में सिपाहियों के साथ आ रहा था। काफूर खान ने हाथ उठाकर कहा, वापस जाओ, उधर मुझे पुलिस की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से इलाका गैर जा रहा हूँ। उसने बीरम खान और मर्जीना को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। पुलिस की जीप मेरे करीब आकर रुक गई। इंस्पेक्टर ने जीप से उतरकर सलाम करते हुए कहा, खाने आजम, हम आपके नमक ख्वार हैं। हमें दुश्मन का नाम बताओ, हम उसे। उसने डांट कर कहा, ज्यादा मत बोलो। तुम लोग सामने के मुजरिमों को छोड़कर पीछे बेगुनाहों को पकड़ते हो। मेरे दुश्मन को क्या पकड़ोगे? अगर पकड़ सकते हो तो जाओ, उसे तलाश करो, उसका नाम मुकद्दर है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। मुझे उसके साथ जाने का शौक नहीं था, ना ही मैं मर्जीना का आशिक था, लेकिन इस इलाके में जाना चाहता था जो पाकिस्तान के जिस्म से एक नासूर की तरह चिपका हुआ था। मैंने दुनिया में बड़े बड़े जुराइम के इलाके और जजीरे देखे हैं। एक ये भी देखना चाहता था और अपनी बिसात के मुताबिक कुछ कर गुजरना चाहता था। मैंने काफूर खान की दुखती रग पर उंगली रखी। उसके भाई बीरम खान को कायल किया। उसकी सोच में कहा, मेहमान ने हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, हमारी बेहतरी के लिए मशवरे देता रहा। हमने मशवरों पर अमल नहीं किया तो हमारी शामत आ गई। बरादर अपनी तबाही का गुस्सा उस पर उतार रहे।
उसने भाई से कहा, बरादर एक गुजारिश है। बोलो जाने बरादर। मेहमान को उधर मत छोड़ो, लोग बातें बनाएंगे कि हमने तबाह होते ही मेहमान को बोझ समझकर फेंक दिया। दुरुस्त कहते हो, मेरे मगज में ये बात नहीं आई थी। मेहमान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो गाड़ी से बाहर आया, फिर मुझसे बोला, बरादर मुझे अफसोस है, मैंने सदमे के बायस मेज़बानी से इनकार किया। तुम फिर मुझे मुआफ़ी दो और मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, एक बार किसी के दिल से निकल कर उसके दरवाजे पर नहीं जाता। बरादर गुस्सा थूक दो। मुझे गुस्सा नहीं है, दरअसल मैं खुश कदम नहीं हूँ। खुदा न खास्ता बड़ी हवेली में कुछ गड़बड़ होगी तो फिर यही इल्ज़ाम आएगा। अगर आप मेरे काम आना चाहते हैं तो इंस्पेक्टर से कह दें, मुझे पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर तक पहुंचा दें। मैं उसकी इजाज़त हासिल करके एक बार आज़ाद इलाके में जाना चाहता हूँ। काफूर खान ने सोचा, मेहमान इस बस्ती से चला जाएगा तो ये बदनामी नहीं होगी कि उसने मेज़बानी से इनकार किया है। वो इंस्पेक्टर से बोला, ये मेरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, इसे आराम से और इज्जत से जरताज खान के पास पहुंचाओ और मेरा नाम लेकर बोलो इसके साथ ताउन करे। वो मुझसे मुसाफिया करके अपनी गाड़ी की तरफ गया। मर्जीना खिड़की से झांककर मुझे हसरत से दिख रही थी। मैं इंस्पेक्टर के साथ जीप में आकर बैठ गया। हमारे रास्ते अलग हो गए। मैंने बरवक्त फैसला किया था कि इनके साथ इलाके गैर की बड़ी हवेली में नहीं जाना चाहिए। वहां भी इन पर होशरुबा अजाब नाजिल होने वाले थे। मेरे वहां जाने से यकीन पुख्ता हो जाता कि मैं खुशकदम नहीं हूं। वहां बस्ती वालों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने जीप में जाते हुए लोगों के दरमियान नूर जमान को देखा। वो फैसला कर चुका था कि यह बस्ती छोड़ देगा। शहर में उसकी नौकरी थी। वो माँ बहन के साथ वहां जाकर रहना चाहता था। मैंने उसकी सोच में उसके इरादे को मुस्तहकम किया कि वो आज यहाँ से रवाना हो जाए। मैंने सोच लिया था कि वो शहर पहुंचेगा तो मैं आईजी के जरिए उसे बेहतर मुलाजमत और बेहतर रिहायशी सहूलत फराहम करूंगा। दरअसल गुले जाना कमसिनी में ही इतनी हसीन थी कि 2-4 बरस में उसका हुस्न शबाब गरीब भाई के लिए अजाब जान बन जाता। शहर में भी खाने आजम और बीरम खान जैसे दरिंदों की कमी नहीं थी। आगे जाकर इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अरसलान अहमद नाम है, रिहाइश लंदन में है। इल्म नजूम जरिया मुआश है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आया हूँ। सरहदी इलाकों की सैर करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ नाम पूछा था। थानेदार सिर्फ नाम पूछकर नहीं रह जाता। तुम्हें मेरे नाम से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है? तुम ये जरूर मालूम करना चाहोगे कि मैं कौन हूं और खाने आजम तक कैसे पहुंच गया। ये बता चुका हूं कि नजूमी हूं। खाने आजम ने अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए मुझे मेहमान बनाया था। वह तंजिया अंदाज में बोला, तुमने खूब किस्मत का हाल बताया। हवेली रेजा रेजा हो गई। मैं ये नहीं जानता था कि ऐसी हौलनाक तबाही होगी। वैसे मैंने तबाही की पेशगोई की थी। क्या मेरे मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकते हो? मेरा पेशा यही है, लेकिन मेरा मुआवजा बड़े बड़े रईसी अदा कर सकती हैं। फिर पुलिस वालों के लिए पेशगोई क्या करूंगा? तुम लोगों के माजी हाल और मुस्तकबिल के हालात तो बच्चा बच्चा जानता है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो। अगर खाने आजम के मेहमान ना होते तो ज़ुबान खींच लेता। चलो, कुछ तो मजबूरी है कि ज़ुबान नहीं खींच सकोगे। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर सख्ती से होंठों को भींचकर खामोश रहा। 1 घंटे बाद थाने पहुंचकर जीप रुक गई। उसने बेजारी से कहा, खाने आजम ने तुम्हें पॉलिटिकल एजेंट के पास पहुंचाने को हुक्म देकर मुसीबत कर दी है। यहाँ से 110 मील का सफ़र है। जीप में हड्डियां दुखने लगेंगी। चलो उतरो, मेरी कार में चलो। उसके पास तकरीबन 5 लाख रुपए की होंडा एकॉर्ड आरामदेह कार थी। मैंने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, मैं पिछली रात से जाग रहा हूँ, आराम से नींद पूरी करना चाहूँगा। जब कार चल पड़ी तो मैंने इंस्पेक्टर की सोच में कहा, अच्छा ये सो जाए, जागता रहेगा तो उल्टी सीधी बातें करेगा और मैं खाने आजम की वजह से बर्दाश्त करने पर मजबूर रहूँगा। फिर मैंने अपने दिमाग को हदायत दी कि मैं आराम से 2 घंटे तक सोता रहूँ। इस दौरान कोई गैर मामूली बात हो, पिछली सीट पर कोई मेरे करीब आना चाहे तो हल्की सी आहट से भी मेरी आंख खुल जाए। इसके बाद मैं गहरी नींद में डूबता चला गया। नामालूम इलाका था, अजनबी हमसफ़र था, अनजाने रास्ते थे। कुछ खबर न थी कि गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजर रही है और कहाँ रुक रही है। इंस्पेक्टर मुझसे खार खा रहा था, इसलिए उसने मुझे खाने पीने के लिए भी नहीं जगाया। उसकी मेहरबानी से मैंने 2 घंटे की नींद पूरी कर ली। मैंने आंखें खोलकर देखा, दूर तक ऊंची नीची पहाड़ियां, पत्थर और चट्टानें नजर आ रही थीं। कहीं कहीं सब्जा दिखाई देता था। मैंने कहा, आगे कोई बस्ती आए तो जरा गाड़ी रोक लेना, चाय पीना चाहता हूँ। वो घुराकर बोला, मुझे गाड़ी रोकने का हुक्म ना दो, मैं किसी की बात बर्दाश्त करने का आदी नहीं। खाने आजम की बातें बर्दाश्त करते हो, पुलिस की वर्दी पहनकर गवर्नमेंट की बजाय इलाका गैर के सरदारों की जी हजूरी करते हो। उसने अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी, फिर मेरी तरफ घूमकर बोला, अब अगर तुमने एक भी तौहीन-आमेज़ लफ्ज़ मेरे खिलाफ कहा तो मैं खाने आजम को भूल जाऊंगा। तुम्हें गाड़ी से उतार कर पिटाई भी करूंगा और इस वीराने में छोड़कर भी चला जाऊंगा। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि तुम इस वर्दी में रहकर खाने आजम की गुलामी पर थूक दोगे और खाने आजम के मेहमान को इस वीराने में फेंक कर जाओगे। वो रिवॉल्वर निकालकर मुझे दिखाते हुए बोला, चलो उतर जाओ मेरी गाड़ी से। ये तुम्हारी गाड़ी कैसे है? जब तुम सच्चे सिपाही की तरह खाने आजम की गुलामी से बाज आ रहे हो तो रिश्वत की कार पर भी लानत भेज दो। यहाँ खाने आजम और कबायली सरदारों की ताबेदारी के बगैर कोई पुलिस वाला जिंदा नहीं रह सकता। मुझे जिंदा रहना है, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने सोचा रिवॉल्वर की धमकी देकर तुम्हारी जुबान बंद रखूंगा, मगर तुम बड़े ही ढीठ हो। चलो आगे एक आबादी है, वहां तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगा, मगर खुदा के वास्ते दोस्ती कर लो और मुझे ताने ना दो। मैंने कहा, दोस्त आगे पीछे नहीं, साथ साथ बैठते हैं। उसने मुस्कुराकर मुसाफिया किया। मैं पिछली सीट से निकलकर अगली सीट पर उसके बराबर आ गया।
जिन लोगों को रिश्वत की कमाई लग जाती है वो लान तान सुनकर भी बाज नहीं आते। मैं उसे ताने देता रहता तो मेरी जुबान थक जाती, लेकिन वो आखिरी सांस तक हराम की कमाई समेट समेट कर भी ना थकता। उसने एक पुर रौनक बस्ती में कार रोकी। मैंने कहा, देखो मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपने ज़मीर की बात कह रहा हूँ। तुम्हारे पैसे की चाय तो क्या, पानी भी नहीं पीऊंगा। वो मुस्कुराकर बोला, चलो यही सही, मैं पुलिस वाला हूँ, सामने वाले की जेब से खर्च कराता हूँ, आज तुमसे चाय पी लूंगा। हमने एक होटल में डटकर नाश्ता किया, चाय पी, फिर मैंने 2 जोड़े लिबास, जूते, जुराबें और ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। मेरी भी अटैची हवेली में जल गई थी। मैंने उसमें से अपने 32,000 रुपये निकाल कर रख लिए थे, बाकी चीज़ें दानिस्ता जलने के लिए छोड़ दी थी। हम 11 बजे सरहदी चौकी पहुंच गए। पॉलिटिकल एजेंट जरताज खान वहां एक डाक बंगले में रहता था। उसने अपने कमरे की खिड़की से हमें आते हुए देखा। काफूर खान ने फ़ोन पर इतला दी थी कि उसका एक मेहमान आ रहे, फिर भी वो रस्मन मुझे खुशामदीद कहने के लिए बाहर नहीं आया। इस इलाके में वो एक गवर्नर से भी ज्यादा इख्तियारात रखता था। 2 कबायली सरदार उसके कमरे में बैठे हुए थे। ऐसे में वो जाहिर कर रहा था कि उसके पास आने वाले कमतर हैं। यानी मैं इंस्पेक्टर के साथ वहां बरामदे में खड़ा रहकर उससे मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद रहूंगा। मैं चाहता तो उसके दिमाग में घुसकर उसे दौड़ाता हुआ बाहर ले आता, लेकिन टेलीपैथी का मुजाहरा मुनासिब नहीं था और यह भी मेरी मिजाज के खिलाफ था कि मैं इंतजार में खड़ा रहता। मैंने उसकी सोच में इंसानी हमदर्दी के हवाले से कहा, यह मेहमान बहुत दूर से आया है, अगर मैंने इसे वेलकम नहीं कहा तो यह हमारे इलाके से बाहर जाकर प्रेस वालों के सामने अच्छी राय पेश नहीं करेगा। वो अपनी सोच से कायल होकर उठ गया, बाहर बरामदे में आया। इंस्पेक्टर ने उसे देखकर सलूट किया, फिर मेरा तारुफ कराया। उसने मुझसे मुसाफिर करते हुए कहा, खुश आमदीद मिस्टर अरसलान, तशरीफ़ लाएं। मैं उसके साथ कमरे में आया। उसने 2 सरदारों से तारुफ कराया, फिर मुझसे दरियाफ्त करने लगा कि खान आज़म की हवेली किस तरह तबाह हुई है। मैंने उसे वहाँ की तमाम रुदात सुना दी। वो और दोनों सरदार हैरत ज़दा हो रहे थे कि खान आज़म और बीरम खान पर पागलपन का दौरा क्यों पड़ता है। उन्हें खबर क्यों नहीं होती कि वो अपने हाथों से अपने कुत्तों को गोली मार देते हैं, अपने चाकू से खुद को जख्मी करते हैं। उन्होंने ऐसी गफलत की हालत में अपनी हवेली को आग लगाई होगी। वो तीनों अपने तौर पर सही राय कायम कर रहे थे। जरताज खान ने कहा, मिस्टर अरसलान, तुम तो बहुत पहुंचे नजूमी हो, क्या मेरा जायजा भी बनाओगे? ज़रूर बनाऊंगा, पहले रिहाइश की इत्मीनान बख्श जगह मिल जाए। यह पूरा इलाका हमारा है तो तुम्हारा भी है, जहां चाहो रह सकते हो। कहो तो इस डाक बंगले का एक कमरा खुलवा दूं? मैंने कहा, मैं किसी गरीब किसान या मजदूर के घर में रहना चाहता हूं, लेकिन मेहमान बनकर नहीं। मैं उस घर के तमाम अखराजात बर्दाश्त करूंगा। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। वो मेहमानों से पैसे नहीं लेते, लेकिन किसी गरीब को राजी कर लिया जाएगा, उस बेचारे की मदद भी हो जाएगी। मैंने पूछा, ये रिहाइश इलाका गैर में होगी या इसी इलाके में? तुम इलाका गैर में कहाँ जाकर फंसना चाहते हो? वहाँ लाकानूनियत है, अंधी गोलियां चलती हैं और वो गोलियां दोस्त और दुश्मन की तमीज़ नहीं करती हैं। तुम इधर ही रहो, उधर ना जाओ। मैं उधर ही जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी इजाज़त चाहिए। इसी घर से हज़ारों मील दूर से आया हूँ। इलाका गैर में ना रहा, वहाँ का पानी ना पिया और दूसरों को पानी पिला पिला कर ना गया तो हसरत रह जाएगी। हमारी कोशिश यही होती है कि मेहमान कोई हसरत लेकर यहाँ से ना जाए। ये एक कागज़ कलम लो और दरख्वास्त लिखो कि तुम इलाका गैर में चंद दिनों के लिए जाना चाहते हो और वक्त मुकर्ररा पर वापस आ जाओगे। मैंने एक अर्जी लिख दी। इसके बाद कुछ कागजी कार्रवाई अमल में आई। उसने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रकम है? 31,000 रुपये से ज़्यादा। इतनी रकम ले जाओगे तो अपने लिए बेशुमार राहजन पैदा कर लोगे। 1,000 अपने पास रखो और 30,000 यहाँ जमा करा दो। इधर कोई महंगी चीज़ खरीदना हो तो मेरा कार्ड उस इलाके के सरदार को दिखा देना, वो मुझसे फ़ोन पर रब्ता करेगा। मैं उससे कह दूंगा कि तुम 30,000 तक जो भी चीज़ खरीदोगे उसकी अदायगी मैं करूंगा। मज़ीद रकम की ज़रूरत हो तो वो भी वहाँ मिल जाएगी। मैंने पॉलिटिकल एजेंट को 30,000 रुपये दिए। उसने मुझे अपना एक कार्ड देते हुए कहा, यह बहुत अहम है, तुम जिस कबीले में जाओगे वहाँ के सरदार ये कार्ड देखकर तुमसे ताउन करेंगे। फिर उसने एक मुसल्लम आतियत को हुक्म दिया, मिस्टर अरसलान को जीप में इलाका गैर ले जाओ, उधर पहली जनूबी बस्ती पंजा खेल के सरदार के पास पहुंचा दो, फिर वापस आ जाओ। मैंने पूछा, क्या मेरी रिहाइश का इंतजाम वहाँ का सरदार करेगा? मैं फ़ोन पर उसे तमाम बातें समझा दूंगा, तुम इत्मीनान से जाओ। मैं जीप में बैठकर दोपहर के 2 बजे पंजा खेल की बस्ती में पहुंच गया। वहाँ एक कबीले के सरदार ने मेरे लिए ज़बरदस्त खाने का इंतजाम किया था। मैंने पेट भरकर खाया। एक गरीब किसान वहाँ मौजूद था। सरदार ने कहा, तुम इसके घर में रह सकते हो और जब तक रहोगे खाने का सामान मेरे पास से जाएगा। मैं सरदार की बात से इनकार करके पूरे कबीले का दुश्मन नहीं बना सकता था, इसलिए राजी हो गया। किसान का छोटा सा मकान पहाड़ के साथ चट्टानों के साए में था। करीबी ठंडे मीठे पानी का चश्मा बहता था। नदी की चौड़ाई 50 गज होगी। इस 50 गज के फासले पर यानी नदी के दूसरे किनारे पर पत्थरों से बना हुआ कैद खाना था, जहां कुछ जवान लड़के लड़कियां और बूढ़े कैदी बनाकर रखे गए थे। जब बूढ़े किसान ने बताया कि वो लोग हब्से भेजा में रखे गए हैं तो मैं नदी के पानी में उतरकर उधर जाने लगा। गहराई ज्यादा नहीं थी, दरमियान में सिर्फ कमर तक पानी था। जब मैंने आधी नदी पार कर ली तो कैद खाने के मुसल्लह पहरेदारों ने मुझे निशाने पर रखते हुए ललकारा। वो मुकामी जुबान में बोल रहे थे, लेकिन समझ में आ गया कि वो मुझे नदी पार करने से मना कर रहे हैं। मैंने ऊपरी जेब से पॉलिटिकल एजेंट का कार्ड निकालकर उसे सर से बुलंद करते हुए दिखाया, फिर कहा, यह पॉलिटिकल एजेंट का कार्ड है, मैं तुम्हारी जुबान नहीं समझता हूँ।
उन्होंने राइफलों को वापस अपने शानों से लटका लिया। एक ने किनारे पर आकर कहा, यहाँ तुम्हारी जुबान समझने वाले 2-4 ही हैं। क्या तुम पॉलिटिकल एजेंट के नुमाइंदे हो? मैं पानी से निकलता हुआ उसके पास आकर बोला, मैं पॉलिटिकल एजेंट और तुम्हारे सरदार का मेहमान हूं। उसने कहा, तुमने ये कार्ड दिखाया इसलिए हमने गोली नहीं चलाई। तुम वापस जाओ, आका से इजाजत लेकर आओ। मालिक की इजाजत के बगैर इस किनारे पर आने वालों को गोली मार दी जाती है। मैंने दूर कैद खाने की तरफ देखा। एक रोशनदान जैसी खिड़की की सलाखों के पीछे से एक नौजवान और एक बूढ़ा हसरत से और रहम तलब नजरों से मुझे देख रहे थे। मैंने पहरेदार से कहा, अच्छी बात है, मैं इजाजत लेकर आऊंगा। मैं वापस हो गया। पानी में उतरकर पहले किनारे की तरफ जाते हुए उस मुसल्ला पहरेदार के अंदर पहुंच गया। वो कैद खाना की सलाखों वाली खिड़की के पास आकर कैदियों से कह रहा था, इधर क्या देख रहे हो? वो तुम्हारा बाप नहीं था। तुम्हारे बाप या सरपरस्त आकर रकम अदा करेंगे तो तुम्हें रिहाई मिलेगी। एक जवान ने कहा, मैंने अपने बाप का बतौर फ़ोन नंबर तुम्हारे आका को बता दिया था। प्लीज़ मेरे डैडी को फ़ोन करो, वो मेरी रिहाई के लिए ज़रूर तावान देंगे। तुम सबके माँ बाप और सरपरस्तों से बात चल रही है, सब्र करो। मुकद्दर में रिहाई होगी तो रिहाई मिलेगी, मौत होगी तो मौत मिलेगी। मैं उस जवान कैदी के अंदर आ गया। उसके ख्यालात से पता चला वो पिछले 2 दिन से वहाँ कैद है। कुछ ऐसे बूढ़े और जवान हैं जो 4-6 दिनों से हैं। वहाँ 3 लड़कियाँ हैं। एक लड़की पिछले 10 दिन से है। उस जवान ने मेरी मर्जी के मुताबिक उस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, शीना, 2 दिनों में यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। तुम 10 दिनों से कैसे जी रही हो? वो बोली, अच्छे दिनों की उम्मीद में जीना ही पड़ता है। मैं शीना के दिमाग में आ गया। उसके ख्यालात ने कहा, वो फैसलाबाद के मिल ऑनर की बेटी है। वो पेशावर के करीब आसार कदीमा की तस्वीर उतारने फैसलाबाद से आई थी। इन खंडरात का ताल्लुक महात्मा बुद्ध से था और वह इस मौजू पर थीसिस लिखना चाहती थी। एक प्रोफेसर और चंद तलबा तालिबात के साथ थी, लेकिन बदकिस्मती से वो एक खंडर में अपने साथियों से पीछे रह गई थी। तस्वीरें उतारते हुए वो दूसरी तरफ निकल गई थी। अचानक 2 अशखास ने उसे पीछे से जकड़ लिया। उसके मुंह पर हाथ रखकर बाजू में एक सिरिंज की सुई पेवस्त कर दी। फिर उसे होश नहीं रहा कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचाई जा रही है। आंख खुली तो एक बंद गाड़ी की सीट पर पड़ी हुई थी। हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपका हुआ था। एक जगह गाड़ी रोकी गई थी। 2 खूंखार किस्म के कबायलियों ने उसके मुंह पर से पट्टी हटाकर उसे कुछ खाने पीने पर मजबूर किया। वो रो रही थी और पूछ रही थी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझसे क्या दुश्मनी है? एक ने कहा, हम मालूमात हासिल करने के बाद ही किसी पर हाथ डालते हैं। हमें बताया गया है तुम एक बहुत बड़े मिल ऑनर की बेटी हो। तुम्हारा बाप तुम्हारी इज्जत बचाने और रिहाई दिलाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए जरूर देगा। शीना ने खाने से इनकार किया तो दूसरे ने कहा, अभी तुम्हारी इज्जत और जान दोनों सलामत हैं। हमारी बातें मानती रहोगी तो इसी तरह सलामत रहोगी, वरना तुम्हारी जान से पहले तुम्हारी इज्जत जाएगी। वो इज्जत व आबरू की खातिर खाने पर मजबूर हो गई। पंजा खेल में उसे हर तरफ खूंखार और बेरहम चेहरे नजर आए। उनके सरदार ने कहा, हमारा एक नुमाइंदा तुम्हारे बाप से मामला तय करेगा। तुम्हारा बाप जितनी जल्दी रकम अदा करेगा उतनी ही जल्दी तुम्हें रिहाई नसीब होगी। इस बात को 10 दिन गुजर चुके थे और अब तक उसकी रिहाई के लिए रकम अदा नहीं की गई थी। 1 हफ्ते तक यही खबर मिलती रही कि शीना का बाप कारोबार के सिलसिले में गया हुआ है और यह पता नहीं चल रहा है कि वो किस मुल्क में है। 8वें दिन शीना के सौतेले भाई से राब्ता हुआ। 9वें दिन खबर मिली कि सौतेला भाई फहीम दुरानी रकम लेकर पेशावर पहुंच गए। 10वें दिन की सुबह सरदार ने शीना से कहा, आज आखिरी दिन है, कल 6 बजे तक रकम ना मिली तो तमाम कबीलों के सरदारों को दावत दी जाएगी। वो आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बोली देकर तुम्हें अपने ऐश कदे के लिए ले जाएंगे। मैं नदी के उस पार किसान के घर में आ गया। वहाँ 2 कमरे थे। एक बड़ा कमरा मेरे लिए मखसूस किया गया था। सरदार के मुलाजिम बिस्तर, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर वगैरह वहाँ ले आए थे। कमरे को मेरी रिहाइश के काबिल बना रहे थे। मैं ख्याल खुआनी के लिए तन्हाई चाहता था, इसलिए दरिया किनारे एक पत्थर पर आकर बैठ गया। मैंने सरदार के पास पहुंचकर उसे अपने नुमाइंदे से रब्ता करने पर माइल किया। उसने फ़ोन के जरिए नुमाइंदे को मुखातिब करके पूछा, फहीम दुरानी क्या बोलता है, आज रकम देगा या नहीं? नुमाइंदे ने कहा, यह खंजीर का बच्चा मामले को टाल रहा है। उधर पेशावर में अपने गुंडों के साथ आया है। मैं उसे धमकी नहीं दे सकता, उससे ज़बरदस्ती रकम नहीं ले सकता। मैं उसको बहन के लिए गैरत दिलाता हूँ, वो बेगैरत बोलता है बहन को गोली मार दो। मैं नुमाइंदे के पास पहुंच गया। सरदार उसे कह रहा था, ठीक है 10 लाख ना सही, कल उसकी बहन की नीलामी होगी, कोई ना कोई इसके 2-4 लाख दे देगा। राब्ता खत्म हो गया। मैंने नुमाइंदे को फहीम दुरानी से बात करने पर माइल किया। उसने फ़ोन पर उसे मुखातिब किया, हेलो दुरानी साहब, मैं एजेंट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। साफ जाहिर था फहीम दुरानी को सौतेली बहन की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने नुमाइंदे के जरिए फिर राब्ता किया। मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन सका था और सुनना ज़रूरी था। इस बार जैसे ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया, मैंने नुमाइंदे की ज़ुबान से कहा, शीना के बाप से हमारा बराह रास्त राब्ता हो गया है। अगर अपनी भलाई नहीं चाहते हो तो जहन्नुम में जाओ, अब मैं फ़ोन नहीं करूँगा। वो बोला, ठहरो, रिसीवर ना रखना, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम फैसलाबाद के फ़ोन पर किसी से बात नहीं करोगे। मैं नुमाइंदे से रिसीवर रखवाकर फहीम दुरानी के दिमाग में पहुंच गया। उसके ख्यालात ने बताया कि वो एक आवारा और अयाश नौजवान है। बाप दिल का मरीज था। उसने बेटे को 10 लाख देकर कहा था फ़ौरन बहन को वापस ले आओ, लेकिन वो पिछले 9 दिनों से एक तरफ बाप को और दूसरी तरफ अगवा करने वालों को टाल रहा था। उसने 9 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करा दिए थे। 1 लाख रुपए लेकर आवारा दोस्तों के साथ पेशावर आया था।
ताकि बाप इस आसरे में रहे कि बेटा बहन की खातिर पेशावर गया और उसे वापस लेकर ही आएगा। उसने सोचा था अगवा करने वालों को रकम नहीं मिलेगी तो वो शीना को गोली मार देंगे या उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। बाप को बेटी की मौत की और बेआबरूई की खबर मिलेगी तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दिल का मरीज है, उसे भी मरने में देर नहीं लगेगी। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोचने लगा क्या किया जाए। बेगैरत भाई को भी सजा देने से शीना का मसला हल नहीं होगा। इस इलाके में एक सरदार मेरा दुश्मन बनेगा तो तमाम सरदार भी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। चारों तरफ दुश्मन होंगे तो टेलीपैथी के जरिए अपना बचाव नहीं कर सकूंगा। सैकड़ों हजारों गोलियां बरसेंगी तो 2-4 गोलियां मुझे जरूर लगेंगी। शाम के 6 बज रहे थे। सुबह 6 बजे तक शीना की सलामती थी। इन दरमियानी 12 घंटों में उसके लिए कुछ कर सकता था, इसलिए हर पहलू से गौर कर रहा था। मैंने मालूम किया था सरदार ने असला और बारूद का जखीरा कहाँ रखा है। मैं खान आजम की हवेली की तरह यहाँ भी धमाके करता तो पॉलिटिकल एजेंट और दूसरे तमाम सरदार मुझ पर शुबा करते कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसी भयानक तबाही ले आता हूँ। रात 10 बजे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ साहिब इक़्तिदार सिर्फ सरदार है, बाकी सब महकूम है। वो रात को दिन कहते हैं तो सभी दिन कहते हैं। अगर मैं इसे एक शख्स की खोपड़ी उलट दूँ, इसे एक शरीफ और मुहज़्ज़ब इंसान बना दूँ तो इसके मुसल्ला महकूम भी शराफत दिखाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब वो सोने के लिए बिस्तर पर आया तो मैंने उस पर अमल किया। उसके दिमाग में ये नक्श किया कि आइंदा वो एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर नहीं पकड़ेगा। दोगली हरकतों से बाज आ जाएगा। रिवॉल्वर फेंक कर सिर्फ तस्बीह और ईमान का होकर रहेगा। मासूम और बेगुनाह इंसानों को अगवा नहीं कराएगा जो उसकी कैद में है। उन्हें रिहा करके बाहिफाजत उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करेगा। आइंदा वो मेरा दोस्त बनकर रहेगा और मेरे मशवरों पर अमल करता रहेगा। मैंने अच्छी अच्छी बातें उसके जहन में नक्श करके उसे सोने के लिए छोड़ दिया। फिर फ़हीम दुरानी के पास पहुंच गया।